चलो, तो कंसाइनमेंट में अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो हमने किए थे कि कंसाइनर कंसाइनी को कॉस्ट पर गुड्स सेंड करता है। लाइक यहां पर एग्जांपल के लिए मैंने लिया 100 रुपीज अगर कॉस्ट है तो कंसाइनर ने कंसाइनी को 100 रुपीज पर गुड्स सेंड कर दिए। यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस्ट जर्नल एंट्री में। और मैं अपने एग्जाम्पल की बात करूं तो वो है 100 रुपीज। ये कॉस्ट किसकी कॉस्ट की बात हो रही है? कंसाइनर को जो कॉस्ट पड़ रही है उसकी बात हो रही है। लेकिन ड्यू टू एनी रीजंस, अभी रीजंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ड्यू टू एनी रीजंस कंसाइनर ने क्या किया, कंसाइनर जो गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को, वो कॉस्ट में कुछ अमाउंट ऐड कर देता है। इसको बोलते हैं लोडिंग। समझने के लिए आप इसको समझ सकते हो, कुछ भी अपना मार्जिन ऐड कर देता है, कुछ भी एक प्रॉफिट ऐड कर देता है। एक अमाउंट उसने ऐड कर दिया जिसको टेक्निकली लोडिंग कहा जाता है। समझने के लिए आप इसको मार्जिन या प्रॉफिट समझ सकते हो। कॉस्ट में कुछ अमाउंट ऑलरेडी ऐड कर देता है और कंसाइनी को इंक्रीज्ड प्राइस पर गुड्स सेंड करता है। रीजन उसके ये हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन हो सकता है कि कंसाइनर कंसाइनी को कॉस्ट बताना नहीं चाहता। कंसाइनर नहीं चाहता कि कंसाइनी को मेरे गुड्स की एग्जैक्ट कॉस्ट पता चले, तो वो क्या करता है, मान लो कि 100 कॉस्ट आ रही है, इसमें कुछ लोडिंग जो भी प्रॉफिट वो चाहता है से 20 रुपीज ये ऐड कर देगा और 120 का कंसाइनी को भेज देगा। सारे डॉक्यूमेंट्स जो बनेंगे वो 120 रुपीज पर डॉक्यूमेंट्स बनेंगे और कंसाइनी को बोलेगा ये इनवॉइस वैल्यू है। सीधा कह देगा ये इनवॉइस वैल्यू है, इसमें मेरा प्रॉफिट ऐड है। कितना प्रॉफिट ऐड है ये उसको नहीं बताना चाहता, तो सीधा कहेगा ये 120 रुपीज का इनवॉइस वैल्यू है, आप इसको आगे सेल कर दो। इसका मिनिमम प्राइस 120 रुपीज है। कंसाइनर ये चाहता है, कंसाइनर चाहता है कंसाइनी को जब भेजा तो मिनिमम आपको 120 में इसको सेल करना है, क्योंकि कंसाइनर ने अपना मार्जिन इसमें ऑलरेडी रख लिया और कहा मिनिमम आपको 120 में इसको सेल करना है। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि कंसाइनर कंसाइनी को कॉस्ट बताना नहीं चाहता, इसीलिए कुछ वैल्यू ऐड करके सीधा इनवॉइस वैल्यू पर डॉक्यूमेंट भेज देता है। सब डॉक्यूमेंट्स के अंदर इनवॉइस वैल्यू ही लिखी होती है। कंसाइनर को पीछे से पता होता है कि हाँ मैंने इसमें कुछ लोडिंग ऐड की है, मैंने इसमें कुछ प्राइस इंक्रीज कर दिया है। कंसाइनी को इतना पता होता है कि इसमें प्रॉफिट ऐड है, बट उसको एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता कि कितनी कॉस्ट है और कितना इसमें लोडिंग है। क्लियर? सारी वर्किंग कंसाइनर अपने एंड पे जो भी उसको वर्किंग करनी होती है वो कर लेता है। तो फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। सेकंड रीजन, कंसाइनर एक मिनिमम अमाउंट सेट करना चाहता है। कंसाइनर चाहता है कि मैं कंसाइनी को एक मिनिमम अमाउंट कैसे सेट करूं, तो वो इनवॉइस वैल्यू बना लेता है कॉस्ट प्लस लोडिंग और बोलता है कंसाइनी को कि आपको 120 पर मिनिमम सेल करना है, मिनिमम 120 पे सेल करना है, इससे कम पे आप सेल नहीं कर सकते। अगर इससे कम पर सेल करोगे तो डिफरेंस अमाउंट आपको पे करना होगा, ऐसा कंसाइनी को इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो कंसाइनी 120 से कम पे नहीं बेच सकता, बट यस उसको ये बोलता है आप 120 से ज्यादा पर बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो गुड्स ऐसे हैं जिसपे एमआरपी प्राइस है ही नहीं, तब तो जितने का भी आप बेच दो, जितने में कस्टमर कट जाए उतनी अच्छी बात। लेकिन अगर उस गुड्स पर कुछ मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, एमआरपी लिखा हुआ है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ है एमआरपी, तो कस्टमर चाह कर भी, मतलब अगर कस्टमर ने वो देख लिया इसमें एमआरपी है,
तो कस्टमर एमआरपी से ज्यादा तो किसी भी हाल में परचेस करेगा ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि गुड्स पे लिखा हो 150 रुपए एमआरपी और कस्टमर को वो 160 में बेच दें, 170 में बेच दें, वो लेगा ही नहीं किसी भी हाल में। तो यहां पर कंसाइनी के पास थोड़ी सी फ्रीडम आती है। वो ये फ्रीडम आती है, मान लो उस गुड्स पर 150 का रेट एमआरपी लिखा हुआ है, तो अब कंसाइनी के ऊपर है वो 120 से 150 की रेंज में कितने भी अमाउंट पर कस्टमर को सेल कर सकता है। तो कंसाइनर ने क्या किया, कंसाइनर ने एक मिनिमम अमाउंट सेट कर दिया। सेकंड केस में ऐसा भी हो सकता है कि कंसाइनर कंसाइनी को अपनी कॉस्ट बता दे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होती हैं चीजें छुपाना, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो निकाल ही लेता है। हो सकता है कंसाइनर कंसाइनी को कॉस्ट बता दे, देखो भैया मुझे इसकी कॉस्ट पड़ती है 100 रुपए और मुझे प्रॉफिट चाहिए 20 रुपए, तो मैं आपको 120 पर एक इनवॉइस कर दूंगा। इनवॉइस कर दूंगा मतलब ये नहीं है कि आपको मैं सेल कर दूंगा, पर जो भी मैं आपको गुड्स भेजूंगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको भेजूंगा, उसमें इसका अमाउंट 120 रख के चलूंगा, मेरा प्रॉफिट ऐड करके चलूंगा। इसका मतलब ये है कि आपको मिनिमम 120 पर बेचना है। 120 से कम पे बेचोगे तो आपको डिफरेंस पे करना होगा, बट यस इससे ज्यादा पर आप बेच सकते हो। 130, 140, 150 इससे ज्यादा पर आप बेच सकते हो। एक तो यहां पर आता है ये वाला कॉन्सेप्ट, इसको कहा जाता है इनवॉइस वैल्यू। जब कॉस्ट में लोडिंग ऐड हो जाती है तो इसे बच्चे कहा जाता है इनवॉइस वैल्यू। ये फर्स्ट केस हमारा हो गया कॉस्ट का, सेकंड केस हमारा यहां पे आ गया इनवॉइस वैल्यू का। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं, गुड्स कंसाइनर जब कंसाइनी को भेजेगा वो इन दोनों में से, कॉस्ट या इनवॉइस वैल्यू, इन दोनों में से किसी भी वैल्यू पर भेज सकता है। और क्वेश्चन में ये स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स कॉस्ट पर भेजे या कॉस्ट में कुछ प्राइस इंक्रीज करके, लोडिंग, मार्जिन, प्रॉफिट, कुछ भी प्राइस इंक्रीज करके इनवॉइस वैल्यू पर भेजे। तो यहां पर ना आप इनवॉइस वैल्यू का मतलब वो समझना जो कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है लोडिंग ऐड करके। इनवॉइस वैल्यू वो मत समझ लेना जो कंसाइनी अल्टीमेटली कस्टमर को सेल कर रहा है। नॉर्मली जो मार्केट में हम वर्ड यूज करते हैं इनवॉइस वैल्यू, वो वर्ड यूज करते हैं जहां पर कस्टमर को सेल कर दी, एक इनवॉइस रेज कर दिया और इनवॉइस वैल्यू उसको बोला जाता है। यहां पर इस चैप्टर में, कंसाइनमेंट चैप्टर में, आप इनवॉइस वैल्यू किसको समझोगे, जो कंसाइनर कंसाइनी को भेज रहा है कॉस्ट में कुछ लोडिंग ऐड करके, उसको इनवॉइस वैल्यू कहा जाता है। क्योंकि जब क्वेश्चन में इनवॉइस वैल्यू लिखा होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये इनवॉइस वैल्यू कंसाइनी ने जो कस्टमर को बेचा उसकी बात कर रहा है या कंसाइनर ने कंसाइनी को दिया उसकी बात कर रहा है। तो ये है जो कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा, इनवॉइस वैल्यू उसको बोलते हैं। तो जो कंसाइनी कस्टमर को बेचेगा उसको यहां पर क्या बोलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे, उसको कहा जाएगा सेल्स वैल्यू। सेल वैल्यू जो कंसाइनी कस्टमर को बेचेगा उसको कहा जाएगा सेल वैल्यू। जैसे कि 120 से 150 की रेंज मिल गई थी, फ्रीडम मिल गई थी कंसाइनी को। कंसाइनी चाहे तो इसको 120 का सेल करे, 125 का सेल करे, 130 का सेल करे, 135 का सेल करे। और अब क्वेश्चंस में ऐसा भी आएगा जहां पर कुछ गुड्स 120 पे सेल कर दिए, कुछ गुड्स 125 पे सेल कर दिए, कुछ 130, कुछ 135, कुछ 150। जैसे जैसे कंसाइनी से कस्टमर कटा, या फिर कहें जैसे जैसे कंसाइनी से कस्टमर कन्विंस्ड हो गया, वैसे वैसे उसने प्राइस बेच दिया। जैसे ही कस्टमर आया, कंसाइनी ने बोला 150 रुपए का है जी। कस्टमर ने कहा अरे 150 तो एमआरपी है, मार्केट में सस्ता मिल रहा है, चलो आप 140 दे दो। नहीं जी हम तो 130 देंगे, चलो 135 दे दो। जो नेगोशिएशन होता है, फाइनली जितने पर भी कस्टमर को बेच दिया
वो होगा सेल प्राइस, उसको कहा जाएगा सेल प्राइस। अगर मैं एक यूनिट की बात कर रहा हूं तो कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, सेल्स प्राइस, ये वर्ड यूज किए जाते हैं। अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, सीधा मैंने 100 क्वांटिटी भेजी है और 100 क्वांटिटी की टोटल वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो वर्ड यूज होता है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इनवॉइस वैल्यू या फिर सेल वैल्यू, और इंटरचेंजेबल वर्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो ये हो गई सेल्स वैल्यू। तो टोटल हमने 3 वैल्यूज इस चैप्टर में सीखी हैं। एक हो गई कॉस्ट, कॉस्ट मतलब कंसाइनर को कितने रुपए के वो गुड्स पड़ते हैं या वो बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो क्या कॉस्ट उसको फाइनली इस गुड्स की पड़ती है, दैट इज कॉस्ट, जिसमें अभी तक कंसाइनर ने प्रॉफिट ऐड नहीं किया। जब कंसाइनर अपना प्रॉफिट ऐड कर देता है तो इस चैप्टर में वो बन जाएगी इनवॉइस वैल्यू। क्लियर? जो कंसाइनी को भेजेगा कुछ लोडिंग ऐड करके, देन इनवॉइस वैल्यू। उसके बाद कंसाइनी कस्टमर को सेम इनवॉइस वैल्यू पर भी बेच सकता है, क्योंकि ओनर ने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, 120 पर भी सेल कर सकता है। प्रॉफिट ऑलरेडी एडिड है, ऐसा मत सोचना प्रॉफिट एडिड नहीं है। ओनर ऑफ द गुड्स जो है कंसाइनर, उसने प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, और कंसाइनी को तो कमीशन मिलनी है, प्रॉफिट तो उसको मिलना नहीं है। क्लियर? तो 120 का भी सेल कर सकता है, 125 का भी, जितने का भी सेल करेगा वो होगी सेल्स वैल्यू। अगर एक और प्राइस की बात करूं, वो हो सकता है एमआरपी। इसकी हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में होती नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, एमआरपी का हमें कुछ करना नहीं होता। हमें ये वैल्यू चाहिए होती है कि कंसाइनर ने कंसाइनी को कितने का भेजा, कंसाइनी ने कस्टमर को कितने का बेचा, हमें ये वैल्यूज चाहिए होती है अपने क्वेश्चंस को करने के लिए। क्लियर? तो ये 3 वैल्यूज को आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये 3 वैल्यूज क्या क्या हैं, कौन किसको किस वैल्यू पर भेज रहा है या बेच रहा है। कंसाइनर है तो भेज रहा है, कंसाइनी है तो कस्टमर को बेच रहा है। तो ये तीनों वैल्यूज आपको क्लियर होनी चाहिए, किस किस को कहा जाता है। क्लियर? एक तो हो गया बेटा ये कॉन्सेप्ट, जहां पर लोडिंग वाली बात आ गई। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा जब हम फर्स्ट एंट्री करेंगे जो मैंने नीचे की है, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब कॉस्ट पर तो भेज नहीं रहे, सारे डॉक्यूमेंट्स में हमने इनवॉइस वैल्यू यानी कॉस्ट प्लस लोडिंग की है, तो अब मैं कॉस्ट पर एंट्री नहीं करूंगा। अब मेरी जो ये एंट्री होगी, जर्नल एंट्री, ये होगी बच्चे इनवॉइस वैल्यू पर। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अगर 10 रुपीज ऐड किए थे तो 110 पर, अगर 20 ऐड किए थे तो 120 पर। ऊपर मैंने 120 लिखा हुआ है, यहां 110 लिखा हुआ है, तो दोनों को सेम कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो इनवॉइस वैल्यू 20 रुपीज ऐड किया, मार्जिन लोडिंग ऐड की कंसाइनर ने, और 120 पर भेज दिए कंसाइनी को। तो अब जो क्वेश्चन होंगे वो कॉस्ट प्राइस से नहीं, हमारी इनवॉइस वैल्यू से क्वेश्चन होंगे। क्लियर? पहली चीज ये चेंज आएगा। दूसरा क्या चेंज आएगा, कंसाइनर की बुक में एंट्री हो रही है, कंसाइनर ने क्योंकि सब डॉक्यूमेंट में उसने लोडिंग ऐड की है, 120 के सब डॉक्यूमेंट्स बने हैं, जो भी उस ट्रक के साथ जाने हैं, कुछ पेपर्स बनते हैं ना रास्ते के लिए, फाइनली कंसाइनी के पास पहुंचते हैं। कंसाइनी अपने पास एंट्री तो नहीं करता जर्नल एंट्री, बट कहीं ना कहीं स्टॉक को अपने पास नोट कर लेता है। अब कंसाइनर को पता है कि ये 120 रुपीज तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ झूठ है, इसमें कॉस्ट भी है और लोडिंग भी है। अब अगर मैं यहां 120 रुपीज ही रखूंगा तो जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा वहां पर भी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 120 चला जाएगा। क्लियर? लेकिन मुझे तो कंसाइनमेंट अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस निकालना है, टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए मुझे गुड्स मैंने कितनी कॉस्ट के सेंट किए, गुड्स की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस मुझे डेबिट में रखने होते हैं, सेल्स में क्रेडिट में रखता हूं। तो अगर मुझे कॉस्ट रखनी है डेबिट में, तो ये तो कॉस्ट प्लस लोडिंग है,
तो गड़बड़ हो जाएगी, कॉस्ट में ऑलरेडी प्रॉफिट ऐड होगा। फिर मैं क्रेडिट साइड पर सेल्स लिख दूंगा, तो क्या होगा, क्रेडिट साइड पे मैंने सेल्स लिख दिया, सेल्स में जिसमें प्रॉफिट एडिड है, मैंने कॉस्ट में भी प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, तो मेरे सही प्रॉफिट नहीं निकल पाएंगे, प्रॉफिट गलत निकल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लो, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लो ये गुड्स मैंने कॉस्ट में लोडिंग ऐड कर दी, अब ये बन गई इनवॉइस वैल्यू, ये आएगा डेबिट में 120 रुपीज। और मान लेते हैं सेल कर दी, हमारे कंसाइनी ने कस्टमर को 120 का ही, मिनिमम 120 का सेल करना था। अब मैं पूछूंगा बताओ कंसाइनमेंट में क्या प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे यहां भी 120 और यहां भी 120, कंसाइनमेंट में तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। बट एक्चुअली में तो कंसाइनर को 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअल में तो 20 रुपए का प्रॉफिट कंसाइनर को हुआ है, लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट नहीं दिखा पा रहा। क्यों नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि एक्चुअली में डेबिट में मुझे कॉस्ट लेनी चाहिए थी, गुड्स की कॉस्ट क्या है, एक साइड कॉस्ट और दूसरी साइड सेल, तभी तो कंपैरिजन करके प्रॉफिट आएगा। मैंने कॉस्ट में लोडिंग ऐड करके कॉस्ट ले ली, जो मैंने गलती कर दी। तो सही आंसर कब आएगा, सही आंसर तब आएगा जब यहां पर डेबिट में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट हो, यानी कि यहां पर 100 रुपीज हो। अब बात आती है, तो हम एक काम करते हैं, यहां पे 100 रुपीज लिख देंगे। अब यहां पर 100 रुपीज लिख दोगे तो ये टेक्निकली थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने जर्नल एंट्री की है 120 रुपीज से और यहां पे डाल रहे हो 100 रुपीज, गलत हो जाएगा ना। आपने जर्नल एंट्री से तो पोस्टिंग करते हो कंसाइनमेंट अकाउंट में, जर्नल एंट्री में आपने ये एंट्री की 120 रुपीज से, जब इसी को कंसाइनमेंट अकाउंट में पोस्ट किया तो आप डाल रहे हो 100 रुपीज, तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है, गलत हो गया। तो किसी भी हाल में आप ये कर नहीं सकते, पोस्टिंग तो आपको उसी अमाउंट पे करनी पड़ेगी जितने अमाउंट की आप जर्नल एंट्री करते हो, यानी लोडिंग ऐड करके। तो दूसरा रास्ता क्या होता है, एक तो रास्ता होता है मैं डेबिट में 20 रुपए कम करना चाहता हूं तो डेबिट में से माइनस कर दूं, एक तरीका। और अकाउंटिंग में दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर मैं डेबिट में 120 है, 20 माइनस करना चाहता हूं, तो मैं अगर क्रेडिट साइड पर उसकी ऑपोजिट साइड पर 20 रुपीज डाल दूं तो जो नेट इंपैक्ट है वो सेम हो जाता है। जैसे कि अगर मैं ये सेल को लिखने से पहले मैं यहां पर कुछ ऐसी एंट्री कर दूं, अभी सिर्फ समझा रहा हूं, कुछ ऐसी एंट्री कर दूं कि लोडिंग को रिवर्स किया जा रहा है, कंसाइनर को पता है इसमें 20 रुपए मैंने इंक्रीज कर रखे हैं, जानबूझ के बढ़ाए हुए हैं 20 रुपए, तो मैं एक एंट्री कुछ ऐसी डाल दूं जिससे मेरे ये 20 रुपए रिवर्स हो जाए। अब इन दोनों एंट्रीज का नेट इंपैक्ट कॉस्ट बन गया, 100 रुपीज बन गया। अकाउंटिंग में ये एक तरीका होता है हमारे पास, और ऐसा ही करते हैं। कभी भी हमें वैल्यू कम या ज्यादा करनी होती है, मतलब मान लो डेबिट में 120 रुपए हैं, किसी भी रीजन से डेबिट में मुझे अमाउंट बढ़ाना है, मतलब उसका 120 को बढ़ाना है, तो डेबिट में ही आपको लिखना पड़ता है। जैसे कि एक असेट्स डेबिट होती है, आपने एक और असेट्स ली, असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो असेट्स को डेबिट करेंगे, जब जब भी उसकी वैल्यू बढ़ेगी उसको डेबिट करते जाएंगे। लेकिन अगर मुझे असेट्स की वैल्यू कम करनी है, असेट्स सेल हो गई, तो असेट्स को क्रेडिट करना होगा। क्रेडिट करने से क्या होगा, वो माइनस हो जाती है। डेबिट क्रेडिट अपने आप में माइनस प्लस का काम भी तो करते हैं, राइट। तो अपोजिट साइड में अगर मैं 20 रुपीज लिख दूं तो अब ये कॉस्ट पर हो गया, और उसके बाद मैं यहां पर सेल्स डाल सकता हूं, सेल्स 120 की है। और अब मैं अगर चेक करना चाहूं कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो इजीली आप यहां पर निकाल पाओगे कि यहां पर आपको कंसाइनमेंट पर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। इसको हम लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, 20 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। तो ये सही है, कंसाइनमेंट अकाउंट में एक्चुअली में इस पे 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है और अब ये सही आया। तो क्या काम किया मैंने, ये आपको समझना है।
आपको ये समझना है इसमें दो चीज। पहली चीज तो जब भी इनवॉइस वैल्यू पे गुड्स सेंट होंगी तो मुझे इनवॉइस वैल्यू पर ही एंट्री करनी होती है। इनवॉइस वैल्यू मतलब कॉस्ट प्लस लोडिंग। दूसरी चीज, जब भी ऐसा होगा कंसाइनर को पता है कि इसमें मैंने प्राइस इंक्रीज किया हुआ है, लोडिंग मैंने इसमें लगाई हुई है शायद कंसाइनी को छुपाने की वजह से, तो क्या करना होगा, जो भी लोडिंग का अमाउंट है उसको रिवर्स करने के लिए ऑपोजिट साइड पे लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब लेजर अकाउंट में तो सर आपने ऑपोजिट साइड में ऐसे ही लिख दिया लोडिंग रिवर्स, कोई जर्नल एंट्री तो की नहीं इसकी। ये बच्चे मैंने समझाने के लिए किया था, अभी इसकी जर्नल एंट्री भी बता देता हूं। ये मैंने समझाने के लिए किया था, एक्चुअली में इसकी जर्नल एंट्री भी होगी, और वो जर्नल एंट्री क्या होगी मैं आपको बताता हूं। देखो, अब इसका मतलब जब भी आपके पास क्वेश्चन इनवॉइस वैल्यू वाला आएगा, और क्वेश्चन इनवॉइस वैल्यू वाला ही आएगा, एग्जाम्स अगर आप पिछले सालों के उठा के देखोगे तो इनवॉइस वैल्यू का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। वो थोड़ी सी आपसे वर्किंग करवाना चाहता है, इंस्टीट्यूट एग्जामिनर हमेशा चाहता है कि बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ी सी वर्किंग करे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन क्या देने, थोड़े बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, बट जनरली वो चाहते हैं कि थोड़ा सा बच्चे को मेहनत करनी पड़े। जब भी इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा, और आएगा इनवॉइस वैल्यू वाला ही, आपको उस क्वेश्चन में दो जर्नल एंट्री करनी होंगी गुड्स सेंट को लेकर ही। पहली जर्नल एंट्री जो गुड्स सेंट कर रहे हैं कंसाइनी को, क्योंकि ये इनवॉइस वैल्यू पर हुई है, इसमें लोडिंग ऐड है। दूसरी जर्नल एंट्री करनी होगी लोडिंग को रिवर्स करने की, लोडिंग को रिवर्स करने की। तो अब लोडिंग को रिवर्स करने की एंट्री कर देते हैं। और कंसाइनमेंट चैप्टर में मैंने आपको यह भी बताया था कि हमें लिमिटेड लेजर्स यूज करने हैं, कम से कम लेजर्स यूज करने हैं। अगर कम से कम लेजर यूज करके कंसाइनमेंट का पर्पस सोल्व हो जाता है, यानी कंसाइनमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं, और कंसाइनी के साथ हमारा बैलेंस क्या है वो निकाल लेते हैं। अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमें कम से कम लेजर ही बनाने हैं, अननेसेसरी ज्यादा लेजर्स क्रिएट नहीं करने हैं। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल, वेरी सिंपल, जो फर्स्ट जर्नल एंट्री की है उसको रिवर्स कर देंगे। जो फर्स्ट जर्नल एंट्री की है उसको रिवर्स कर देंगे। लोडिंग रिवर्स करनी है ना, तो देखो रिवर्स करने के लिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सिंपली मैंने रिवर्स कर दिया, किसके लिए, लोडिंग को रिवर्स करने के लिए। लोडिंग मतलब जो भी प्रॉफिट ऐड किया था, जो मार्जिन ऐड किया था, कितने रुपए का किया था, मान लो मैंने 20 रुपीज का किया था इस क्वेश्चन में, तो 20 रुपीज से एंट्री रिवर्स कर दी। अब इन दोनों जर्नल एंट्रीज का नेट इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो कंसाइनमेंट डेबिट हुआ 120 से, फिर क्रेडिट हो गया 20 से, तो 120 माइनस 20 100 रुपीज। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हुआ था, फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ था 120 से, इनवॉइस वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, 120 से क्रेडिट हुआ था, और नेक्स्ट एंट्री में 100 बन गया। इन दोनों एंट्रीज का नेट इंपैक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 रुपीज 100 रुपीज, वही इंपैक्ट हुआ जो हम कॉस्ट के टाइम पर करते थे। तो यहां पर हमने दो जर्नल एंट्री हमें करनी पड़ी, क्योंकि हमने सारे डॉक्यूमेंट इनवॉइस वैल्यू पर बनाए थे लोडिंग ऐड करके। तो जो डॉक्यूमेंट है उसी पे एंट्री करनी पड़ती है, वरना ऑडिटर आएगा, ऑडिटर कहेगा इस पे डॉक्यूमेंट पे है गुड्स सेंट किए 120 पे, पर आपने तो 100 रुपए की एंट्री की हुई है, ऐसा कैसे। हम कहेंगे वो ना 100 रुपए कॉस्ट है, हमें पता है, तो हमने 100 एंट्री कर दी। अब ऑडिटर कहेगा मेरे को तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, बातों से कुछ नहीं होता,
डॉक्यूमेंट से सब कुछ होता है। मेरे को डॉक्यूमेंट दिख रहा है 120 का, तुमने एंट्री की है 100 की, तो मैं तो बोल दूंगा भैया आपने सही एंट्री नहीं की। अगर हम कहेंगे ये लोडिंग रिवर्स की है, वो कहेगा लोडिंग रिवर्स की है, तो लोडिंग रिवर्स की एंट्री दिखाओ, उसका कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो फिर हमें उसको दिखाना पड़ेगा। इसलिए हमें 120 की ही जनरल एंट्री करनी होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उस 120 से मैच हो जाए। और 20 रुपए जो लोडिंग है उसको कॉस्ट शीट दिखाएंगे अपनी, कि देखो कॉस्ट शीट हमें 100 रुपए का गुड्स पड़ रहा है और हमने अपनी लोडिंग ऐड किया, इसलिए लोडिंग को रिवर्स कर दिया ताकि हमारे प्रॉफिट सही निकले। तो डॉक्यूमेंट्स पर वो विश्वास करेगा, राइट। तो ऐसा नहीं सोचना, कई बच्चों के माइंड में आता है सर सीधा यहां पर भी कॉस्ट की एंट्री डाल दो ना, बात तो एक ही है, दो की जगह एक एंट्री डाल दो। कंसाइनमेंट अकाउंट में भी सीधा एक ही बार लिख दो ना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 रुपए, जैसा पहले चल रहा था ना वैसा ही कर दो ना। ये सब करने की जरूरत क्या है, आप पहले 120 कर रहे हो फिर 20 माइनस कर रहे हो। बच्चे ऐसा ही करने पड़ेगा, प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है, बस बात तो वही है। आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि अल्टीमेटली कॉस्ट ही रिकॉर्ड हुई है, अल्टीमेटली कॉस्ट ही रिकॉर्ड हुई है। प्रेजेंटेशन का तरीका चाहे थोड़ा सा बढ़ गया, एक एंट्री और करनी पड़ी, बट अल्टीमेटली कॉस्ट ही रिकॉर्ड हुई है। क्लियर। तो पहली चीज इस वाले कॉन्सेप्ट में लोडिंग ऐड होती है, फर्स्ट एंट्री में लोडिंग ऐड करके दिखाना होता है इनवॉइस वैल्यू, उसके बाद एक एंट्री और एक्स्ट्रा हो जाएगी। अब अभी तक हमने ये सेकंड एंट्री नहीं की थी, जब तक भी कॉस्ट वाले क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने सेकंड एंट्री नहीं की थी, लेकिन जब इनवॉइस वैल्यू पर बेस क्वेश्चन आएगा तो आपकी पहली एंट्री एक्चुअली में अब दो एंट्री का पार्ट ले लेगी, पहला इनवॉइस वैल्यू, दूसरा लोडिंग रिवर्स। और सेम काम हमारा आप यहां पर देख रहे हो, तो सेम काम हमारा पोस्टिंग में भी हो रहा है। पहले वाली एंट्री से इनवॉइस वैल्यू को उठा के डेबिट में ले आए, दूसरी वाली एंट्री में लोडिंग को उठा के ले आए क्रेडिट में। पहले में कंसाइनमेंट डेबिट है तो डेबिट में आ गया, दूसरे में कंसाइनमेंट क्रेडिट है तो क्रेडिट में आ गया कंसाइनमेंट में। अल्टीमेटली कॉस्ट रिकॉर्ड हो गई है। ये तो बच्चे एक बात थी। अभी इस पर हम क्वेश्चन करने वाले, एक और दूसरी चीज है जो आपके समझने की है, वो क्या है। साथ ही साथ मैं एक और कॉन्सेप्ट भी यहां पर लेके आ रहा हूं जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन में सीधा दो नए कॉन्सेप्ट होंगे। एक कॉन्सेप्ट होगा इनवॉइस वैल्यू का, कि इनवॉइस वैल्यू पर गुड्स सेंड किए यानी लोडिंग ऐड करके, और एक और दूसरा कॉन्सेप्ट भी होगा जिसकी मैं अब बात करने वाला हूं। आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर जब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेज दिए लोडिंग ऐड करके 120 रुपए के, तो सर कंसाइनी तो 120 का ही बेचेगा इसको, इससे ज्यादा का बेचने का कंसाइनी क्यों खामखा पेन ले, क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे, 150 का क्यों बेचे, 140 का क्यों बेचे, क्यों कस्टमर के साथ इतना माथापच्ची करे कि इसमें ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, बेस्ट चीज़ है, इतना उसको क्यों कन्विंस करेगा, सीधा कहेगा 120 का लो और जाओ। क्या रीज़न है कि कंसाइनी इसको ज़्यादा पर बेचेगा। एक आपके माइंड में आ सकता है सर कंसाइनी को ना सेल्स पर कमीशन मिलती है, सेल्स पर कमीशन मिलती है, अगर सेल ज्यादा अमाउंट की होगी 150 की होगी तो उसको कमीशन मिल जाएगी 150 पर, और अगर कमीशन होगी इनवॉइस वैल्यू पर, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें दो कमीशन अभी तक हमने पढ़ी है। फर्स्ट नॉर्मल कमीशन सेल वैल्यू पर, सेकंड डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन तो बिल्कुल अलग थी, बैड डेट्स के लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन इनवॉइस वैल्यू पर अभी तक कमीशन की बात नहीं आई थी, क्योंकि इनवॉइस वैल्यू की बात अभी तक क्वेश्चन में आई ही नहीं थी, इसलिए इनवॉइस वैल्यू पर कमीशन की बात भी नहीं आई थी। तो जब भी हमें कमीशन गिवन होता था तो हम मानते थे टोटल सेल प्राइस, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कौन सी, जितना का कस्टमर को बेचा। अब अगर क्वेश्चन में कमीशन के बारे में बोल दे कमीशन ऑन इनवॉइस वैल्यू, अब ध्यान से समझना बात को, कमीशन ऑन इनवॉइस वैल्यू। अगर आप मेरे एग्जाम्पल को देखो तो इसमें इनवॉइस वैल्यू कितनी है,
इनवॉइस वैल्यू तो ये है जो कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा 120 रुपीज का। इनवॉइस वैल्यू तो 120 रुपीज है कोस्ट में लोडिंग ऐड करके, तो 120 रुपीज पर कमीशन मिल जाएगी जो भी परसेंटेज होगी। तो ऐसे केस में अब बात आती है कि अगर कंसाइनी को कमीशन इनवॉइस वैल्यू पर मिल रही है यानी कि 120 पे मिल रही है, तो कंसाइनी 120 से ज्यादा का क्यों बेचेगा? 125, 130, 35, 150 क्यों बेचेगा? वो कहेगा मैं तो जितना ज्यादा का बेच लूं मुझे कमीशन तो 120 पर ही मिलनी है। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि कमीशन मिलेगी इनवॉइस वैल्यू पर, और कंसाइनर ने कहा मैं आपको लोडिंग ऐड करके इनवॉइस वैल्यू पर भेजूंगा और आपको इनवॉइस वैल्यू पर ही कमीशन मिलेगी, और मिनिमम आपको इनवॉइस वैल्यू पर ही बेचना है, ज्यादा का आप बेच सकते हो। कंसाइनी हंसेगा, ठीक है ज्यादा का आप बेच सकते हो क्या होता है, क्यों बेचूंगा ज्यादा का, जब मुझे आप कमीशन ही नहीं दे रहे हो, कमीशन मुझे 120 पे दे रहे हो, तो मैं आपके लिए 125, 130, 135 का क्यों बेचूंगा, मैं तो नहीं बेचूंगा। तो कंसाइनर को लगा बात तो सही कह रहे हैं। तो दो तरीके हैं, या तो मैं इसको कमीशन सेल पर दे दूं, सीधा कह दूं सेल पर, तो थोड़े से एफर्ट्स करेगा कि ज्यादा पर बेचूं मुझे ज्यादा कमीशन मिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कंसाइनर थोड़ा सा और एनकरेज करने के लिए कंसाइनी को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए, उसको और ज्यादा मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा और लालच देगा। इन एडिशन टू नॉर्मल कमीशन, इन एडिशन टू डेल क्रेडिट कमीशन, एक और कमीशन देगा। तीसरी कमीशन की बात आ गई, वो तीसरी कमीशन क्या देगा? तीसरी कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को बोलेगा कि आप जितने का भी बेचो, जो बेचोगे वो क्या होगा? सेल प्राइस। इसमें से माइनस कर देंगे जो मैंने आपको मिनिमम प्राइस बताया यानी कि इनवॉइस प्राइस। इस पर एक कमीशन और दे दी जाएगी आपको, एक्स्ट्रा कमीशन। नॉर्मल कमीशन तो मिलेगी, नॉर्मल कमीशन मिलेगी, और अगर बेड डेट्स लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेल क्रेडिट भी मिलेगी। यहां पर एक कमीशन और दी, किस मोटिवेशन के लिए? कि मिनिमम प्राइस हमने 120 रखा और कंसाइनर चाहता है ये 120 से ज्यादा की बेचे, और कंसाइनी भी खुश होगा कि ज्यादा की बेचूंगा तो मुझे और कमीशन मिलेगा। और बहुत जरूरी चीज, इनवॉइस प्राइस से ऊपर जितना भी बेचे कंसाइनर के लिए तो वो 100% प्रॉफिट है। मतलब कंसाइनर को कॉस्ट पड़ी 100 रुपीज, कंसाइनर ने अपना प्रॉफिट तो पहले ऐड कर ही लिया कि कॉस्ट पे 20 रुपए ऐड कर लिया, मुझे 120 चाहिए, इस 120 में मेरा प्रॉफिट है। बट अगर कंसाइनी 120 से ज्यादा का बेच देता है, मान लो ये गुड्स बेच दिए 150 की, तो कंसाइनर को जो 30 रुपए और एक्स्ट्रा मिल गई, ये 30 पूरे के पूरे प्रॉफिट हैं, इसमें 1 रुपया भी कॉस्ट का नहीं है। कॉस्ट तो 100 रुपीज थी जो रिकवर हो गई, कंसाइनर को जो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए थी 20% की, 100 पे 20 रुपए, वो भी उसको मिल गई, और उसके ऊपर और मिल गई सुपर प्रॉफिट्स। कुछ भी नाम दो, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, मतलब नाम कुछ भी दे सकते हो, इसको समझाने के लिए बता रहा हूं। उसको और एडिशनल प्रॉफिट्स मिल गए जिसके लिए कंसाइनर का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, पूरा 30 का 30 प्रॉफिट मिल गया। तो कंसाइनर खुश है, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो कंसाइनर कहता है जब मेरे को इतना प्रॉफिट मिल ही रहा है तो मैं इस अमाउंट पर भी एक कमीशन दे देता हूं कंसाइनी को, इस अमाउंट पर, डिफरेंस अमाउंट पर। इसलिए मैंने यहां पर लिखा सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। सेल प्राइस है 150 और इनवॉइस प्राइस मेरे क्वेश्चन में मान लो 120 है, तो 30 रुपए के ऊपर एक और कमीशन मिल जाएगी जो भी कमीशन की परसेंटेज है। ये तीसरी तरह की नई कमीशन आई है, इस कमीशन को कहा जाता है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन किस तरह के क्वेश्चंस में आएंगी?
ओवरराइडिंग कमीशन आएंगी उस क्वेश्चंस में जहां पर इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन होगा। क्लियर? इनवॉइस वैल्यू वाला। और ये कमीशन इन एडिशन टू नॉर्मल कमीशन होगी। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड, और उस क्वेश्चन में कंसाइनी को 3 तरह की कमीशन देगा, डेल क्रेडिटर भी, ओवरराइडिंग भी और नॉर्मल कमीशन भी। क्लियर? यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ओवरराइडिंग कमीशन हमेशा इनवॉइस वैल्यू से ऊपर की वैल्यू पर दी जाती है। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जा रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा एडवांटेज तब जब हमारा कंसाइनी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा। सेल प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस, जो भी नॉर्मल प्रॉफिट रखने के बाद उसके ऊपर भी कुछ बेचा जा रहा है तो उस पर वो प्रॉफिट जो मिलेगा उस पर वो ओवरराइडिंग कमीशन दे देगा। और जनरली इसकी परसेंटेज भी ज्यादा मिलेगी। ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये 30 रुपए पूरा का पूरा प्रॉफिट है। इस 120 में तो फिर भी 100 रुपए कॉस्ट है, 20 का प्रॉफिट है, लेकिन जो एडिशनली 30 रुपए का बेचा और ऊपर 30 रुपए कमाए, इस पर तो 1 रुपया भी कोई खर्चा नहीं है। 100% ये प्रॉफिट है कंसाइनर के लिए। और जब ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है तो इसमें से कंसाइनर उसको ज्यादा प्रॉफिट भी, ज्यादा कमीशन भी दे सकता है। 20%, 30%, 50% तक भी दे देगा कि ठीक है यार, मैंने अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, उससे ऊपर तुम जितना बेचो 50% तुम्हारा, 50 मेरा, ऊपर वाले पर मैं अपना प्रॉफिट, अपनी कॉस्ट तो मैं रिकवर कर चुका, अपना नॉर्मल प्रॉफिट भी रिकवर कर चुका, उसके ऊपर जो कमाया आधा तुम्हारा आधा मेरा, इतना भी दे सकता है। क्लियर? इसको कहते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। तो यहां से हमने आज 2 कॉन्सेप्ट देख लिए, एक इनवॉइस वैल्यू का और दूसरा कमीशन का। अब इस पर बेस हम जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर है 5 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे, ये क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो अच्छे से समझना है। इसमें 2 नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं और एक्चुअली में ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इनवॉइस वैल्यू के क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम्स में आते हैं। क्लियर? तो अच्छे से समझते हैं इसको। डीपीएस ऑफ जयपुर, कंसाइनर का नाम है डीपीएस और वो है जयपुर का, सेंड्स 1500 यूनिट्स ऑफ एन आइटम कॉस्टिंग ₹240। 1500 यूनिट्स किसी भी एक आइटम की सेंड की हैं और उस आइटम की कॉस्ट है 240। वर्ड यहां पे लिखा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब तो कॉस्ट होती है, कंसाइनर को क्या कॉस्ट पड़ रही है, राइट? सर आप तो कह रहे थे इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें तो कॉस्ट बता दी। पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। 1500 यूनिट्स ऑफ एन आइटम कॉस्टिंग 240, मतलब 1500 यूनिट्स भेजी हैं जिसकी कॉस्ट 240 है। जैसे मैंने कॉस्ट बोला, आपको समझ लेना है कि ये कंसाइनर को प्रोक्योर करने में या कंसाइनर को मैन्युफैक्चर करने में जो भी टोटल खर्चा होता है उसको मिलाकर ये कॉस्ट बनती है। ये सारा का सारा कॉस्ट है, इसमें प्रॉफिट नहीं है। ईच टू एमपीएस ऑफ अहमदाबाद, एमपीएस को भेज दिया अहमदाबाद में, डीपीएस हमारा यहां पर कंसाइनर हो गया और एमपीएस हमारा यहां पे कंसाइनी हो गया। टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस, कॉन्सेप्ट आ गया। टू बी सोल्ड, जब उसको भेजा 240 का तो उसे कहा कि आपको इसको सेल करना है, टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस, आपको इसको इनवॉइस प्राइस पर सेल करना है। और वो इनवॉइस प्राइस क्या है? अगर उसने बात कर ही दी है तो इनवॉइस प्राइस भी बताएगा। आगे कहा टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस और अबव, ज्यादा मैं भी बेच सकती हूँ। इनवॉइस प्राइस तो मिनिमम प्राइस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा कंसाइनर ने बोला कंसाइनी को कि आपको मिनिमम इनवॉइस प्राइस पे सेल करना है, जो मैं आगे बताऊंगा, और इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पर भी बेच सकते हो और अबव। क्लियर? आगे कहा द प्रॉफिट इज डिसाइडेड टू बी 20% ऑन कॉस्ट,
जो प्रॉफिट डिसाइड हुआ वो हुआ 20% ऑफ कॉस्ट। जब भी क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस की बात कर दे, कॉस्ट प्लस x%, इस तरीके से बात कर दे, कॉस्ट प्लस x%, कुछ भी हो सकता है, वो ऐसी बात कर दे, तो इसका मतलब वो इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कोई भी हिंट देगा इससे रिलेटेड कि हमने कॉस्ट प्लस 20% पर भेजे, तो ये कॉस्ट प्लस 20% मतलब 20% लोडिंग है, और 20% कॉस्ट में ऐड कर दें तो इनवॉइस वैल्यू बन जाएगी, राइट। तो वो डायरेक्टली बोल देगा या हिंट दे देगा कि ये इनवॉइस वैल्यू पर है। तो यहां पर उसने बता दिया कि हमने एमपीएस को भेज दिया और कहा आपको इनवॉइस प्राइस पर बेचना है या उससे ज्यादा का बेचना है, और प्रॉफिट हमारे बीच डिसाइड हुआ 20% ऑफ कॉस्ट, तो इसका मतलब ये इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन है। ऑन सेंडिंग द गुड्स डीपीएस इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, डीपीएस ने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए। अब जनरली आप क्वेश्चन देख रहे होगे ना, तो सबसे पहले वो एक्सपेंसेस कंसाइनर के बताता है डीपीएस, बट ऐसी हैबिट मत बना लेना कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो एक्सपेंस दिए होंगे हम कंसाइनर के मान लेंगे। पता चले एग्जाम में उसने डीपीएस की जगह पहले ऊपर एमपीएस यूज कर दिया और बाद में डीपीएस यूज कर दिया। बहुत सारे बच्चे सारे क्वेश्चन करते टाइम प्रैक्टिस थी कि सबसे ऊपर पहले जो होते हैं कंसाइनर के एक्सपेंस होते हैं और वो उसको कंसाइनर के एक्सपेंस मान ली। ऐसी गलती मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो डीपीएस ने इनकर किए फॉलोइंग एक्सपेंसेस यानी कि कंसाइनर ने, और उसके बाद एमपीएस यानी कि कंसाइनी ने फॉलोइंग पेमेंट्स किए हैं। तो ये तो अपने पेमेंट्स की रीइंबर्समेंट लेगा। तो यहाँ एक्सपेंस बता दिए। आगे चलते हैं, तो एक तो ये इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन आ गया। आफ्टर 2 months, 2 महीने का कंसाइनमेंट है। एमपीएस सेंड्स एन अकाउंट सेल्स इन्फॉर्मिंग, अकाउंट सेल्स भेजी यानी कि अकाउंट्स रजिस्टर्स भेज दिए, सेल्स रजिस्टर भेज दिए। 1100 यूनिट्स आर सोल्ड एट द रेट 360 पर यूनिट फॉर कैश। 1100 यूनिट्स कैश में सेल हुई है 360 ईच। देखो अगर यहां बात करो तो इसकी कॉस्ट प्राइस थी 240 और लोडिंग के लिए कहा था 20% ऑफ कॉस्ट। अगर ये 20% ऑफ कॉस्ट की जगह खाली 20% भी बोलता तो भी 20% ऑफ कॉस्ट ही उसका मतलब होता। 20% ऑफ कॉस्ट बोले या सिंपल बोलता द प्रॉफिट इज डिसाइडेड टू बी 20% फुल स्टॉप, तब भी उसका मतलब कॉस्ट होता। तो कॉस्ट पर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार कॉस्ट पर होगा। इनवॉइस वैल्यू पर भी हो सकता है, आगे उसकी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए कॉस्ट पर है, 240 कॉस्ट है, 240 का 20% दैट इज 48 रुपीज। तो हमने कंसाइनर ने जब कंसाइनी को भेजा तो कहा 288 इनवॉइस वैल्यू। ये बच्चे कॉस्ट और ये लोडिंग और ये इनवॉइस वैल्यू। तो यहां पर 288 रुपीज इनवॉइस वैल्यू पर भेज दिया, तो हमारा क्वेश्चन 288 रुपीज से ही होगा। क्लियर। अब 288 तो इनवॉइस वैल्यू थी, मिनिमम 288 का सेल करना था कंसाइनी को, बट कंसाइनी ने कैश में सेल कर दिया 360 का, उससे और ऊपर। अच्छा है, ज्यादा का सेल कर रहा है, कंसाइनर को भी फायदा है, कंसाइनर को फायदा है तो कंसाइनर कंसाइनी को भी कुछ बेनिफिट पास ऑन करेगा। देखते हैं आगे। उसके बाद कहा 300 यूनिट्स आर सोल्ड एट द रेट 370, और बीच में कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि इंक्लूडिंग या आउट ऑफ विच, कि 1100 में 300 इंक्लूड है या 1100 में से 300 क्रेडिट पे बेची है, ये दोनों सेपरेट है। 1100 यूनिट्स 360 और 300 यूनिट्स 370। क्लियर। ऑन क्रेडिट फ्रॉम विच कस्टमर्स ऑफ 12 यूनिट्स प्रूवन बैड। बैड डेट्स की बात भी है, बैड डेट्स की बात है तो डेल क्रेडिटर कमीशन की बात हो सकती है। देखते हैं 12 यूनिट्स प्रूवन बैड, तो ये बच्चे कैश की सेल और ये हमारी क्रेडिट की सेल। और बात करें जो क्रेडिट की सेल हुई है, इसमें से 12 यूनिट्स के पैसे नहीं मिले। 12 यूनिट्स के कितने नहीं मिले होंगे?
क्योंकि क्रेडिट में 370 की सेल होती है, तो 370 मल्टीप्लाई 12, 440 रुपीज नहीं मिले। ये बच्चे हो गया बेड डेट, 440 ये हमारे बेड डेट्स हो गए हैं, और ऊपर कैश और क्रेडिट सेल है। अब बेड डेट्स एक्चुअली में कौन बियर करेगा, कंसाइनर या कंसाइनी, ये हमें आगे क्वेश्चन में एक कमीशन है उसको पढ़ के पता चलता है, और वो है डेल क्रेडिट कमीशन। ठीक है, आगे चलते हैं। एमपीएस इज एंटाइटल्ड फॉर 5% कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस। पहला उसने कहा 5% कमीशन मिलेगी, लेकिन इनवॉइस प्राइस पे। ये बहुत जरूरी वर्ड है, यहां पर नॉर्मल कमीशन की बात की जा रही है, 5% कमीशन जो नॉर्मल कमीशन की बात है, लेकिन ये इनवॉइस प्राइस पर है। और इनवॉइस प्राइस किसको बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस बोलते हैं कॉस्ट प्लस लोडिंग यानी कि 288 को, ना कि सेल प्राइस को। पहले तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे ये नॉर्मल कमीशन सेल प्राइस पे हुआ करती थी। इसका मतलब जब इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मल कमीशन भी दो चीजों पर हो सकती है, टोटल सेल पर और इनवॉइस वैल्यू पर भी। बट ये कौन से क्वेश्चंस में होगा, इनवॉइस वैल्यू वाले क्वेश्चन में ही होगा, क्योंकि इनवॉइस वैल्यू वाले क्वेश्चन में ही इनवॉइस वैल्यू होती है। कॉस्ट वाले क्वेश्चन में तो इनवॉइस वैल्यू होती ही नहीं है, तो वहां पर ये इनवॉइस वैल्यू पर कमीशन कैसे दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो ये इनवॉइस वैल्यू वाले क्वेश्चन में ही देगा। और एक बहुत जरूरी चीज, जब भी क्वेश्चन में नॉर्मल कमीशन इनवॉइस वैल्यू पर होगी इस पर, तो ऑलमोस्ट 100% पॉसिबिलिटी है कि उसमें ओवरराइडिंग कमीशन भी होगी। क्लियर, 100% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो इनवॉइस वैल्यू 288 है, इस पर कमीशन दे रहा है कंसाइनर कंसाइनी को, लेकिन कंसाइनी तो 288 से काफी ज्यादा की बेच रहा है, कैश में 360 की और क्रेडिट में 370 की, तो वो इतने ज्यादा में क्यों बेचेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में 100% पॉसिबिलिटी है आपको ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। और वो ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है, इसी 360 या 370 वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू, इनका जो डिफरेंस है इस पर मिलती है ओवरराइडिंग कमीशन। इस पर तो मिलेगा ही मिलेगा, 100% पॉसिबिलिटी है। अच्छा, बात आती है सर अगर नॉर्मल कमीशन सेल प्राइस पर हो फिर तो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सेल प्राइस पे कमीशन तो मिल गई पूरी। फिर भी मिल सकती है, वहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% पॉसिबिलिटी है, पर वहां पर भी मिल सकती है। इट डिपेंड्स, कंसाइनर कंसाइनी को एनकरेज करना चाहते हैं, तो उसने कहा ठीक है आपको हम टोटल सेल पे नॉर्मल कमीशन तो देंगे ही देंगे, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन और देंगे इनवॉइस वैल्यू से जितनी ज्यादा की बेचोगी, क्योंकि एक तो आपने बेचा, आपकी नॉर्मल कमीशन बनती है, वो तो हम आपको दे देंगे नॉर्मल कमीशन, लेकिन क्योंकि आपने हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के दिया, हमने जो प्रॉफिट डिसाइड किया था उससे भी ऊपर प्रॉफिट कमा के दिया, तो उस पर हम आपको खुश होकर ओवरराइडिंग कमीशन देंगे। जैसे होता था ना पुराने जमाने में, महाराजा बैठे हैं, कोई आके अच्छी खबर सुनाता था तो महाराजा गले से हार सोने के निकाल के और यूं फेंकता था, लो जी ये तुम्हारे, किस बात के लिए, बस आपने अच्छी खबर सुनाई इस बात के लिए, कुछ भी गले में निकला दे दिया, वो सोने का है किस चीज का है, क्या कॉस्ट है क्या नहीं है, खुश होके दे दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर कंसाइनर भी खुश होके कुछ भी दे सकता है। आपको कई बार लगेगा सर ये तो कुछ ज्यादा ही दे दिया, अरे भाई दे दिया तो दे दिया, देने वाले की मर्जी, दिल खुला है उसका, देना चाहता है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप तो अकाउंटेंट हो, आप तो एंट्री करो, है ना। आप उस पर क्यों क्वेश्चन रेज करते हो, सर ये तो ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा क्या देना होता है, उसको खुशी हो रही है, कमाई हो रही है उसकी अच्छी, ज्यादा कमीशन देने से उसका एजेंट एनकरेज हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है, वो और भी ज्यादा सेल कर रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, बैठे बैठे कंसाइनर को तो और ज्यादा प्रॉफिट मिलता जा रहा है। क्लियर, तो दे सकता है। तो इसका मतलब नॉर्मल कमीशन अगर इनवॉइस प्राइस पर है तो 100% पॉसिबिलिटी है ओवरराइडिंग कमीशन उस क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे।
इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे इनवॉइस प्राइस पर 5%, आगे कहा 20% कमीशन ऑन एनी प्राइस रियलाइज्ड अबव इनवॉइस प्राइस। ये क्या है? ये ओवरराइडिंग कमीशन है। 20% कमीशन, देखो कमीशन की परसेंटेज भी ज्यादा है, क्योंकि जो ये ओवरराइडिंग कमीशन है ये इनवॉइस वैल्यू और सेल के डिफरेंस पर मिलती है बस, पूरी वैल्यू पर नहीं मिलती। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स पर मिलती है बस, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो कंसाइनर के लिए 100% पूरा ही प्रॉफिट होता है, तो इसलिए वो ज्यादा कमीशन दे सकता है। तो 20% कमीशन ऑन एनी प्राइस रियलाइज्ड अबव द इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस से ज्यादा। तो इनवॉइस प्राइस क्या है? 288। इसीलिए मैंने कहा था इस क्वेश्चंस में, इस चैप्टर में आपको कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपने सेल प्राइस मतलब जो कंसाइनी कस्टमर को बेच रहा है वो वाला प्राइस, या फिर इनवॉइस वैल्यू जो कंसाइनर कंसाइनी को दे रहा है लोडिंग ऐड करके, अगर इसमें कंफ्यूजन हो गई तो फिर आप फंस जाओगे। आप कहोगे यार पता नहीं ये इनवॉइस प्राइस बोल रहा है, ये मैं कौन सा लूं, सेल वाला लूं या वो लूं। तो आपको क्लियर कट होना चाहिए इनवॉइस प्राइस क्या है, इससे पहले मैंने डिटेल में बता दिया। तो 20% कमीशन ऑन एनी प्राइस रियलाइज अबव द इनवॉइस प्राइस, यानी ये ओवरराइडिंग कमीशन है। और इस क्वेश्चन में डेल क्रेडिटर कमीशन भी गिवन है। अगर आप देखोगे तो यहां पर 2% डेल क्रेडिटर कमीशन, ये किस बात का आपको इंडिकेट करती है, किस चीज में हेल्प करती है? ये आपको हेल्प करती है जो बेड डेट्स की बात थी कि बेड डेट्स का लॉस, ये जो 4440 बेड डेट्स का लॉस हुआ है, ये कंसाइनर का बनेगा या कंसाइनी का बनेगा? कंसाइनर का लॉस बनेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा, और अगर ये लॉस कंसाइनर का नहीं है, कंसाइनी पे ट्रांसफर कर दिया, तो बच्चे ये कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। और वो कैसे क्लियर होगा? डेल क्रेडिटर कमीशन। अगर कंसाइनर ने डेल क्रेडिटर कमीशन दे दी तो इसका मतलब जो बेड डेट्स का लॉस है उसको ट्रांसफर कर दिया। जो बेड डेट्स का लॉस हो सकता है, जो रिस्क है बेड डेट्स का, उसको ट्रांसफर कर दिया। अब अगर ये ट्रांसफर हो चुका है तो बच्चे ये कंसाइनर का लॉस नहीं है, अब ये लॉस है कंसाइनी का, कंसाइनर का लॉस नहीं है। और अगर ये कंसाइनर का लॉस नहीं है तो कंसाइनमेंट में ये बेड डेट्स आएगा ही नहीं। वैसे अभी तक हमारे क्वेश्चंस में कंसाइनमेंट में बेड डेट्स का लॉस आया भी नहीं है। आपको ये भी अभी देखना है सर जब आता है तो कैसा आता है, वो तो हमने देखा भी नहीं है। नहीं आता, नहीं आएगा ये तो पता चल गया कि ठीक है ये कंसाइनी का लॉस है, कंसाइनर का नहीं है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में तो कंसाइनर के कॉस्ट या एक्सपेंसेस आते हैं, तो ये लॉस तो कंसाइनर का है ही नहीं, तो कंसाइनमेंट में नहीं आएगा, राइट। लेकिन जब आता है तो कैसे आता है वो हम देखेंगे, आगे क्वेश्चंस में आ जाएगा। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है शो कंसाइनमेंट अकाउंट एंड एमपीएस पर्सनल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डीपीएस। मोस्टली यही अकाउंट मांगे जाते हैं, कंसाइनमेंट एंड कंसाइनी। तो हमने क्वेश्चन को अच्छे से एक एक चीज को डिस्कस कर लिया, दो कॉन्सेप्ट को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया और उसके बाद क्वेश्चन को भी डिटेल में डिस्कस किया। अब हम आएंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने पे। ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास टाइम निकल चुका है। हमने कितना टाइम इन्वेस्ट किया इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उस पर बेस जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना हमेशा समझदारी है, गलत नहीं है, हमेशा समझदारी है। कॉन्सेप्ट पे आप जितना टाइम लगाओगे ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पर उतनी कम कंफ्यूजन्स होंगी, चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे कि आप क्वेश्चन एक ही बारी में समझ जाओगे। आपको 2, 3, 4 क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा कि हाँ समझ आ गया तो क्या कॉन्सेप्ट है। क्लियर? चलो हम चलते हैं अब हमारे पास सॉल्यूशन पे। यहां पर मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट का इन द बुक्स ऑफ डीपीएस और एमपीएस अकाउंट, यानी कि कंसाइनी का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डीपीएस, कंसाइनर की बुक में। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो इसमें नया पॉइंट है, नया पॉइंट इसके अंदर है एक तो इनवॉइस वैल्यू वाला, तो मैं आपको उसकी जर्नल एंट्री भी बताना चाहता हूं।
इस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में जर्नल एंट्री मांगी नहीं है, बट अगर जर्नल एंट्री मुझे बनानी हो तो बच्चे फर्स्ट जर्नल एंट्री इसमें होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एंट्री तो सर पहले भी यही होती थी। हाँ बच्चे, एंट्री तो पहले भी यही होती थी, बट पहले ये एंट्री कॉस्ट प्राइस पे हुआ करती थी। अब इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्लस लोडिंग, यानी कि इनवॉइस वैल्यू पर ये एंट्री करनी होगी। क्लियर? तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कॉस्ट क्या थी। इस क्वेश्चन में कॉस्ट है 240 रुपीज, बट 40 रुपीज लोडिंग के हैं। तो मैं आपको अलग अलग करके दिखा देता हूँ। वैसे तो आप 1500 यूनिट्स को सीधा 288 से मल्टीप्लाई कर दो, 288 मेरे इनवॉइस वैल्यू है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो तब भी आ जाएगा। अलग अलग करके देखना है कि कॉस्ट कितने की और लोडिंग कितनी, वो भी कर लो, क्योंकि अगले ही एंट्री में लोडिंग रिवर्स भी करनी है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक बहुत जरूरी चीज सबसे पहले करनी ही होगी, और वो यूं करनी होगी, कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू, जो मैंने क्वेश्चंस में भी ये कर ही दिया था। 240 की कॉस्ट, 48 की लोडिंग और 288 की इनवॉइस प्राइस हो गया एक यूनिट का। जितनी यूनिट्स हैं उतनी यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1500 यूनिट्स हैं तो 1500 इंटू 240, 3,60,000 रुपए बच्चे मेरे पास कॉस्ट आ गई। कॉस्ट आ गई 3,60,000। 240 मल्टीप्लाई 1500 यूनिट्स। ऐसे ही अगर बात करें लोडिंग की तो 48 मल्टीप्लाई 1500, 72,000 रुपीज। राइट? सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। और उसके बाद इनवॉइस वैल्यू की बात करें, दोनों को ऐड कर लो, या फिर जो आपकी इनवॉइस वैल्यू है उसको 1500 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। 1500 मल्टीप्लाई 288, 4,32,000 रुपीज। तो बच्चे इनवॉइस वैल्यू इस क्वेश्चन में 4,32,000 रुपीज है। फर्स्ट एंट्री 4,32,000 रुपीज से होगी। क्लियर? लेकिन इसमें कॉस्ट 360 है, हमें पता है, लेकिन एंट्री होगी 432 से। तो मैं पहले इसकी पोस्टिंग भी हाथ के हाथ कर देता हूं। पहली मेरे पास जो पोस्टिंग होगी वो होगी टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये हो रही है बच्चे इनवॉइस वैल्यू पर। क्लियर? 4,32,000 इनवॉइस वैल्यू क्लियर होनी चाहिए। कंसाइनर जो कंसाइनी को भेजता है लोडिंग ऐड करके, उसको बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू। कितनी यूनिट्स हैं ये भी लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे आगे चल के देखना होगा कहीं कुछ क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं है। 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स भेजी हैं 4,32,000 की। अच्छा, ये तो हो गया। अब क्योंकि ये इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन है तो एक जर्नल एंट्री और भी बनेगी अगर इनवॉइस वैल्यू का क्वेश्चन है, और वो होगी लोडिंग को रिवर्स करने की। वो लोडिंग को रिवर्स करने की एंट्री ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स कर देना। तो है तो बहुत ही आसान, सीधा क्वेश्चन करना हो तो बता सकते हैं, बस इसको रिवर्स कर दो, बात खत्म। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब क्रेडिट वाले को डेबिट कर दिया और डेबिट वाले को क्रेडिट कर दिया। अब ये एंट्री होगी सिर्फ और सिर्फ लोडिंग अमाउंट से। लोडिंग को रिवर्स करना है, यानी कि 72,000 रुपीज से। तो ये जो सेकंड जर्नल एंट्री है ये एक एडिशनल जर्नल एंट्री होगी, एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री हो गई। किस केस में? अगर इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन है तो, अदरवाइज ये एंट्री नहीं करनी। अगर लोडिंग ऐड नहीं है तो लोडिंग को रिवर्स भी नहीं करना।
क्लियर। अगर लोडिंग ऐड नहीं है तो लोडिंग को रिवर्स भी नहीं करना, लोडिंग ऐड है तो लोडिंग को रिवर्स भी करना है। क्लियर। तो सेकंड जो जर्नल एंट्री है इसकी भी पोस्टिंग मैं कर देता हूं। अगर इसकी पोस्टिंग करूंगा तो इसमें कंसाइनमेंट क्रेडिट में है तो इसलिए ये पोस्टिंग क्रेडिट में जाएगी, तो क्रेडिट में जाएगा 72,000 रुपीज। लेकिन नाम क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट का नाम तो लिखेंगे नहीं, खुद के अकाउंट में कभी खुद का नाम नहीं आता, अपोजिट वाली पार्टी का नाम आता है। तो इसमें अपोजिट साइड पर क्या है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो देखो कितना आसान हो गया कि जब इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा और जर्नल एंट्री नहीं पूछी होगी, सीधा आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होगा। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, दोनों साइड पर सेम लेजर यूज करना है। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एक साइड कॉस्ट प्लस लोडिंग इनवॉइस वैल्यू, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ लोडिंग, सिर्फ प्रॉफिट, और ये नेट होके ऑटोमेटिकली कॉस्ट बन गया। अगर आप देख लो एक साइड 44,32,000 है, सेम लेजर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, दूसरी तरफ भी सेम लेजर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 72,000 है। तो अगर ये सेम लेजर अपोजिट साइड पे हैं तो इनको नेट कर देंगे, माइनस हो जाएगा 432 माइनस 72,000। जौन सी साइड बड़ी है उस साइड पे डिफरेंस है क्या, और वो है 360, माइनस करके 360 आएगा, और 360 हमारी कॉस्ट है, तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो गया। अल्टीमेटली कॉस्ट पे ही हमें रिकॉर्ड करना था, कंसाइनमेंट में तभी सही प्रॉफिट आता, तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो गया। मेरी प्रेजेंटेशन भी ऐसी होगी कि डॉक्यूमेंट से मैच कर रही है, ऑडिटर आके चेक कर ले तो मैच हो जाएगा, और कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना था, वो पर्पस भी सॉल्व हो गया। क्लियर। तो बच्चे ये फर्स्ट एंट्री मेरी इस तरीके से हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री अब एक्चुअली में एक एंट्री एडिशन, दो एंट्रीज बन जाएंगी। क्लियर। तो ये होगी पहली बात। आगे क्वेश्चंस कुछ हद तक का सेम चलेगा, फिर आगे चल के फिर एक चेंज आएगा, इसकी वजह से देखते हैं उस चेंज को। चलो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंस की बात बोल दी। सबसे पहले कंसाइनर के एक्सपेंस, तो कंसाइनर के एक्सपेंस हम लिख लेते हैं अपने पास। कंसाइनर के अगर एक्सपेंस होते हैं तो आता है टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। कंसाइनर के तो जेब से पैसे जाएंगे। और कौन कौन से एक्सपेंस हैं? 3 एक्सपेंस हैं यहां पर, फ्रेट, पैकिंग और फॉरवर्डिंग। पैकिंग, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग, ये 3 एक्सपेंस कंसाइनर ने किए हैं। इसका अमाउंट की बात की जाए 7, 4 और 2, 7,000, 4,000 और 2,000, टोटल हो गया 13,000 रुपीज। क्लियर। ये तो हो गए कंसाइनर के एक्सपेंस। अब बात आती है कंसाइनी के एक्सपेंस की। कंसाइनी के एक्सपेंस के लिए हम कंसाइनी का नाम लिखते हैं टू एमपीएस अकाउंट, एमपीएस का नाम आएगा। और उसके कौन कौन से एक्सपेंस हैं वो सारे एक्सपेंस हमें लिखने होंगे। अनलोडिंग फ्रेट गोडाउन रेंट, अनलोडिंग फ्रेट, इसमें बच्चे आपको भी दिमाग थोड़ा लगाना पड़ रहा है, ये तो आपको सिंपल कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। फ्री फंड के नंबर मिल रहे हैं आपको, तो क्या प्रॉब्लम है? गोडाउन रेंट, और उसके बाद हमारा आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंस एंड एस्टेब्लिशमेंट। कितने कितने के एक्सपेंस हैं? 4,000, 1,000, 5,500 रुपीज, ये टोटल एक्सपेंस बता रहे हैं। सेलिंग एक्सपेंस टोटल 4,500, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस बोला पर मंथ 2,000 पर मंथ। जब भी पर मंथ बोलेगा तो हमें देखना है कंसाइनमेंट कितने टाइम पीरियड का है, 2 महीने का, तो टोटल एस्टेब्लिशमेंट का एक्सपेंस हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके 4,000 रुपये। क्लियर। 4,500 और 4,000, ये तो बच्चे हो गए एक्सपेंस। चाहो तो कमीशन भी यही लिख सकते थे, मर्जी है आपकी, अलग लिखना चाहो अलग भी लिख दो। तो ये टोटल हो गए 5,000, 5,000 एंड 10,000 और 14,000।
टोटल हो गया बच्चे 19,000, 19,000 रुपये, 19,000 रुपये एक्सपेंस हो गया। क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं सेल्स की। सेल्स के बारे में यहाँ बताया हुआ है 1100 यूनिट्स 360 और 300 यूनिट्स उधार पर 370 की, ऊपर मैंने लिखा था तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ सीधा। सेल के पैसे भी मैं किससे लेता हूँ? कंसाइनी से। सेल के लिए भी कंसाइनी का नाम आता है, ये ध्यान रखना, एमपीएस अकाउंट, क्योंकि सेल्स का पैसा सेल होते ही मैं कंसाइनी से पैसा मांग सकता हूं। हाउ टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहां से आ गया बीच में? चलो ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे चेक कर लूंगा, बता दूंगा। बाय एमपीएस सेल्स की बात करते हैं। सेल्स में कैश सेल है और क्रेडिट सेल है, तो कुछ हमारी कैश सेल और कुछ हमारी क्रेडिट सेल। कितना कितना है? 1100 यूनिट्स और 300 यूनिट्स। अमाउंट भी इसका 360 एंड 370। 1100 यूनिट्स 360 ईच, 3,96,000। और क्रेडिट सेल की बात करें तो 300 मल्टीप्लाई 370। बच्चे सेल आपको टोटली लिखनी है, ये मत सोचना कि इसमें जो पैसा डूब गया उसको मैं सेल रिकॉर्ड ही ना करूं। सेल तो जब हो गई तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। पैसे आने थे 2 महीने बाद, जब 2 महीने बाद आने थे तब पता चला कि पैसे की रिकवरी नहीं हो पा रही है, वो नहीं दे रहा। लेकिन जब सेल हुई तब तो सेल पूरी रिकॉर्ड की है, सेल पूरी ही रिकॉर्ड करनी है। लॉस होगा तो लॉस की अलग से एंट्री करनी होती है। यहां पर लॉस क्योंकि कंसाइनर बियर नहीं कर रहा, कंसाइनर के ऊपर बर्डन नहीं आ रहा, तो इसलिए वो इसकी एंट्री भी नहीं कर रहा। जब उसके ऊपर बर्डन आएगा तो वो इसकी एंट्री करेगा। 5,07,000 रुपीज। क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कंसाइनमेंट कितने टाइम पीरियड का है। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात बोलूं तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था एक्सपेंसेस देने के बाद नीचे यहां पर ये आफ्टर 2 मंथ्स, इस तरह का टाइम पीरियड सारे कंसाइनमेंट में गिवन होगा। 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, तो ये हमारा होता है कि कंसाइनमेंट कितने टाइम पीरियड का है। अगर कोई भी एक्सपेंस पर मंथ गिवन है तो उसमें डेफिनेटली कंसाइनमेंट का टाइम पीरियड गिवन होगा, चाहिए होगा। अगर कोई एक्सपेंस पर मंथ है ही नहीं फिर तो वो चाहे कंसाइनमेंट पीरियड हमें ना भी बताएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर कोई एक्सपेंस पर मंथ दिया है तो वो कंसाइनमेंट का टाइम पीरियड आपको बताएगा। आगे चलते हैं, मैंने सेल भी रिकॉर्ड कर ली। अब सेल के बाद आप बात कर सकते हो कमीशन की और हम बात कर सकते हैं हमारे कंसाइनमेंट स्टॉक की। यहां पर अगर मैं देखूं तो 1100 एंड 400 टोटल यूनिट्स 1400 मेरे पास, 1400 यूनिट्स मेरे पास सेल हुई हैं और आई कितनी थी? 1500 यूनिट्स। तो इनको मुझे मैच कराना होगा, दोनों साइड 1500 होना चाहिए। तो इसका मतलब मेरे पास कंसाइनमेंट स्टॉक है 100 यूनिट्स का। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक कितना है? 100 यूनिट्स का। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, कितनी है? एक मुझे बच्चे इसकी वैल्यू निकालनी है, एक यहां पर जो कमीशन है, कमीशन भी किसको मिलेगी? एमपीएस को मिलेगी, क्योंकि अभी हम हाथ के हाथ कमीशन नहीं दे देते, कमीशन ड्यू होती है, बाद में देनी होती है। तो एक वर्किंग नोट मुझे इसका बनाना है। मान लो ये हो गया वर्किंग नोट 1 और ये हो गया वर्किंग नोट 2। क्लियर? तो ये दोनों वर्किंग नोट बनाने हैं। मैं नीचे चल के जल्दी से वर्किंग नोट बनाता हूं। सबसे पहले वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। सबसे पहले मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं कमीशन की, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में 3 तरह की कमीशन थी।
तो मैं तीनों कमीशन को निकाल लेता हूं, क्योंकि तीनों अलग अलग परसेंटेज हैं। मेन चीज ये है कि अलग अलग प्राइस पर है, राइट। सबसे पहली कमीशन नॉर्मल कमीशन है जो इनवॉइस प्राइस पर है, उसके बाद ओवरराइडिंग कमीशन है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी ओवरराइडिंग कमीशन की बात की जाए, ओवरराइडिंग हमेशा हमारी किस पर होती है, जो एक्सेस सेल होती है, जो हमने इनवॉइस वैल्यू बताई होती है, एक मिनिमम प्राइस कंसाइनी को बताया होता है, जब कंसाइनी उस मिनिमम प्राइस से ऊपर बेच दे उसको कहते हैं एक्सेस सेल, और उस पर निकलती है ओवरराइडिंग कमीशन। तो पहले मैं एक्सेस सेल कैलकुलेट कर लेता हूं। जब भी आपके पास ओवरराइडिंग कमीशन वाला क्वेश्चन आएगा, ओवरराइडिंग वाला, तो सबसे पहले एक्सेस सेल निकाल लेना। और वो कैसे निकलेगा, आपकी एक्चुअल सेल्स कितनी हो गई है, उसके बाद इनवॉइस वैल्यू ऑफ जितनी भी यूनिट सेल हुई हैं। देखो सेल, एक्चुअल सेल किसकी निकलेगी, एक्चुअल सेल ऑफ 1400 यूनिट्स। सेल कितनी यूनिट्स हुई हैं, 1400 यूनिट सेल हुई है ना, तो कमीशन कितने पे देंगी, जो सेल हो जाती हैं उस पर कमीशन देते हैं, या जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा है उस पर भी कमीशन दे देते हैं। स्टॉक पर कमीशन नहीं मिलता, कमीशन मिलता है जितनी क्वांटिटी सेल होती है, और सेल कितनी हुई है 1400। तो 1400 क्वांटिटी सेल हुई है, जिसकी एक्चुअल सेल प्राइस हो गया, टोटल सेल होगी 5,07,000, 5,07,000। क्लियर। और एक आपको लेना है जितनी यूनिट सेल हुई हैं उसकी हमने मिनिमम प्राइस क्या सेट किया था, कि मिनिमम कितने पे बेचने, इनवॉइस वैल्यू ऑफ 1400 यूनिट्स। ये वर्किंग मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल सेल जितनी यूनिट्स की हुई है, इनवॉइस वैल्यू भी उतनी ही यूनिट्स की निकालना, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा कि 1400 यूनिट्स कितने की बिकनी चाहिए थी मिनिमम, हमने कितने की उसको मिनिमम बेचने के लिए कहा था, और उसने कितने की बेच दी। 1400 यूनिट सेल हुई है ना, अगर मैं गलती से इनवॉइस वैल्यू 1500 यूनिट की ले लूंगा, तो इसका मतलब मैंने एक्चुअल सेल ली 1400 यूनिट की, लेकिन इनवॉइस वैल्यू ले ली 1500 यूनिट्स की, तो कंपैरिजन कैसे होगा, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। एक्चुअल जितनी यूनिट्स बिकी हैं उस पर ही कमीशन मिलनी होती है, तो जितनी एक्चुअल यूनिट्स बिकी हैं वो क्या सेल प्राइस पर बिकी हैं, टोटल सेल क्या आई, और उतनी ही यूनिट्स कितने की बिकनी चाहिए थी, जो कंसाइनर ने मिनिमम अमाउंट सेट किया था। कंसाइनर ने कहा था 288 ईच की सेल करना। 288 क्या है, इनवॉइस वैल्यू। क्लियर, ये इनवॉइस वैल्यू जो आपका यहां पर गिवन होता है, मैंने आपको ऊपर बताया है ये वाला, कि कॉस्ट 240, इसमें लोडिंग ऐड की, और हमने कंसाइनी को कहा आप 288 की बेचना। क्लियर, 288 की, ये इनवॉइस वैल्यू है 288। क्लियर, तो 288 इनवॉइस वैल्यू है, तो 1400 यूनिट्स हमने उसको कहा था आप इसको बेचना 4,03,200। अब क्योंकि हम कमीशन निकाल रहे हैं तो कमीशन सिर्फ सेल हुई यूनिट्स पर ही निकलती है, बची हुई यूनिट्स पर नहीं निकलती। तो नीचे जो भी हम वर्किंग करेंगे वो जितनी यूनिट सेल हुई है उसके लिए करेंगे। तो एक्चुअल सेल भी 1400 यूनिट्स की, जो कि सेल में तो उतनी ही लिखी होंगी, लेकिन इनवॉइस वैल्यू भी 1400 की लेना। बच्चे यहां गलती से 1500 यूनिट्स की ले जाते हैं। कमीशन निकाल रहे हो, कमीशन जितनी यूनिट सेल हुई है उस पर निकलती है। ठीक है, कंपैरिजन भी तभी हो पाएगा जब आप दोनों इक्वल यूनिट्स लोगे जितनी सेल हुई है। तो एक्सेस सेल कितनी होगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो 1400 यूनिट्स बिकी हैं, हमने कहा था 4,03,200 की बेचना, बट कंसाइनी ने बेच दी 5,07,000 की, तो काफी अच्छा फायदा करवा दिया हमारा। कंसाइनर को सीधा सीधा
3,800 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट है कंसाइनर के लिए, एक्सेस प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जो उसको पर यूनिट चाहिए था 48 रुपीज, वो तो प्रॉफिट ले ही लिया, उसके ऊपर का प्रॉफिट और मिल गया 1,03,800 रुपए। इसी पर ओवरराइडिंग कमीशन की बात की गई है। बच्चे कुछ ना बैटरी इशू आ गया है, इन्वर्टर पे ना, ये एक्चुअली इन्वर्टर पे ये पकड़ नहीं पा रहा है चार्जिंग के लिए। क्लियर। एक्सेस सेल 1,03,800 थी, तो पहले उसको नॉर्मल कमीशन मिलेगी। नॉर्मल कमीशन यहां पर इनवॉइस वैल्यू पे थी। इनवॉइस वैल्यू मेरी है 4,03,200, ये वाली, इस पर 5% दे दिया। सेकंड ओवरराइडिंग कमीशन थी। ओवरराइडिंग कमीशन इस एक्सेस सेल पर मिलती है, इसीलिए मैंने ये वर्किंग बनाई है ऊपर, ताकि मुझे हेल्प हो पाए। तो सेकंड ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन 1,03,800 पे, और इस पर थी बच्चे 20%, तो ये हो जाएगी 20,760, 20,760 रुपए। और इस क्वेश्चन में एक कमीशन और भी है जिसका नाम है डेल क्रेडर कमीशन। मैक्सिमम 3 कमीशन ही हैं इस चैप्टर में, और तीनों कमीशन को हमने डिस्कस कर लिया। तो नॉर्मल कमीशन हमने कैलकुलेट कर ली, इनवॉइस वैल्यू पर बताई थी। ओवरराइडिंग कमीशन हमेशा हमारे पास उस एक्सेस सेल पर होती है जो एक हमने इनवॉइस वैल्यू पर उसको गुड्स सेंड किए, और जो एक्चुअल सेल है उसके डिफरेंस पर ओवरराइडिंग कमीशन इसी वैल्यू पे मिलती है जो एक्सेस सेल की है, राइट। आगे बात आती है डेल क्रेडर कमीशन की। डेल क्रेडर कमीशन आपको पता है बैड डेट्स का लॉस ट्रांसफर करने के लिए होती है। अगर इसके लिए वो बताएगा कि क्रेडिट सेल पर है या टोटल सेल पर है, और अगर कुछ नहीं बताता तो टोटल सेल पर है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, 2% डेल क्रेडर कमीशन, तो कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब ये डेल क्रेडर कमीशन टोटल सेल पर है। और टोटल सेल हमारे पास, जो ऊपर मैंने थोड़ी सी वर्किंग की है वहां पे मेरे पास है 5,07,000 रुपीज। 5,07,000 रुपीज का 2%, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चे 10,140। तो ये 3 तरह की कमीशन इस क्वेश्चन में थी। इन तीनों कमीशंस को ऐड कर देते हैं, टोटल कमीशन हमारे पास आ गई 5,1060, 5,1060। तो कमीशन का पार्ट सोल्व हो गया। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि कमीशंस की अलग अलग टाइप है तो क्वेश्चन में कोई एक कमीशन दी होगी, ऐसा नहीं है। तीनों कमीशंस भी एक क्वेश्चन में हो सकती हैं। तीनों कमीशन का पर्पस अलग अलग है। एक बैड डेट्स लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए, बैड डेट्स लॉस ट्रांसफर करने के बदले में हम कमीशन दे रहे हैं। एक हमने कहा कि हमने आपको इनवॉइस वैल्यू बताई है, उस इनवॉइस वैल्यू से एक्सेस जितनी भी सेल करोगे उसके ऊपर एक कमीशन देंगे, और एक नॉर्मल कमीशन तो है ही, राइट। तो तीनों कमीशन यहां पर मिल जाएंगी। तो कमीशन का वर्किंग नोट मैंने बना दिया। अब आगे चलते हैं, हम बनाते हैं क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 2, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास 100 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है।
सबसे पहले तो आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक है, और क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, कितनी क्वांटिटी सेंट की है और कितनी क्वांटिटी एक्चुअली सेल हो गई है, राइट। 1500 माइनस 1400, 1500 सेंट की थी, 1400 सेल हो गई है, तो 100 यूनिट्स बचा हुआ है स्टॉक। इसके वर्किंग नोट के लिए मैंने आपको जो फॉर्मेट बनवाया था वो ये था, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी एंड देन अमाउंट। पहले अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं क्लोजिंग स्टॉक, जिसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट की है, अगर आप उसको चेक करोगे, अब जाके वो क्वेश्चंस देखोगे, उनके वर्किंग नोट्स देखोगे, तो वहां पर मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। अगर आप ये चेक करोगे क्वेश्चंस को जाकर, तो यही लिखा था मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। अब बात आती है कि सर वो तो इनवॉइस वैल्यू वाले क्वेश्चन नहीं थे, ये तो इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन है, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में हम यहां पर कॉस्ट की जगह इनवॉइस वैल्यू ले लेते हैं? क्योंकि वो तो कॉस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन थे तो आपने कॉस्ट ली थी, अब ये इनवॉइस वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन है तो हम इनवॉइस वैल्यू ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको इनवॉइस वैल्यू नहीं लेनी है, यहां पर आपको कॉस्ट ही लेनी है। बताऊंगा उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो कंसाइनी के पास गुड्स रखे हैं, मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना चाहता हूं, और आपको ध्यान होगा अच्छे से कि जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कॉस्ट हमें कॉस्ट चाहिए होती है, उसमें प्रॉफिट का पार्ट नहीं होना चाहिए। या दूसरी बात बोलूं, डू नॉट एंटीसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स बट मेक प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डू नॉट एंटीसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट, ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक अभी तो बिका नहीं है, कब बिकेगा? फ्यूचर में बिकेगा। अब जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हो और उसमें आपने प्रॉफिट का पार्ट ऐड कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रॉफिट का पार्ट आप ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये गुड्स अभी नहीं बिके, फ्यूचर में बिकेंगे। और अगर आपने अभी से इसमें प्रॉफिट का पार्ट ऐड कर दिया तो इसका मतलब जो फ्यूचर में गुड्स बिकने हैं उसका प्रॉफिट आपने पहले से ही नोट कर लिया, अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, जो नहीं करना चाहिए। ओके, डेल क्रेडिट कमीशन मैं रिपीट कर दूंगा, अभी करता हूं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, हमेशा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ही लेना है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में, राइट। इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन होगा तब भी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट लेना है, तो ये ध्यान रखना। बात आती है क्वांटिटी की, कितनी क्वांटिटी थी? 1500 यूनिट्स। भेजे कितने हैं? 1500 यूनिट। यूनिट्स, और कितने का ईच है? 240 रुपीज का। हमने कॉस्ट लेनी है, कॉस्ट हमारी कितनी है? 250 रुपीज। और अगर आप यहां पर आंसर में देखोगे तो सबसे ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने यहां पर एक छोटी सी टेबल बनाई थी वर्किंग। कॉस्ट, लोडिंग, इनवॉइस वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज मेरे काम आती हैं। कॉस्ट भी काम आती है, कहां पर? देखो, इनवॉइस वैल्यू कहां पर काम आई थी? सबसे पहले मैंने जब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखा था डेबिट में, तो वो इनवॉइस वैल्यू पे एंट्री करनी थी, तो वहां मेरे पास इनवॉइस वैल्यू काम आई। उसके बाद लोडिंग, जब रिवर्स करना होता है क्रेडिट साइड में, जब रिवर्स की एंट्री करनी है क्रेडिट साइड में, तो मेरे पास लोडिंग काम आई। और कॉस्ट भी मेरे पास काम आएगी जब मैं कंसाइनमेंट स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करूंगा। तो कॉस्ट है 240 रुपीज। तो ये ध्यान रखना है, इनवॉइस वैल्यू वाले क्वेश्चन में भी
आपको जब क्लोजिंग स्टॉक का, कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करना है तो आपको कॉस्ट ही लेना है। 1500 यूनिट्स और ये 240 रुपीज ईच की है। तो 1500 इंटू 240, ये हमारे पास हो गया 3,60,000 रुपीज। क्लियर। उसके बाद इसमें ऐड करते थे हम कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस, कंसाइनर ने कितने के एक्सपेंस किए हैं? कंसाइनर के एक्सपेंस है 13,000 रुपीज की, 13,000 रुपए की, राइट, ये सारे। लेकिन कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, तो आपको यहां चेक करना है कौन से नॉन रिकरिंग है। गोडाउन रेंट पर मंथ होता है, पर मंथ वाला नॉन रिकरिंग नहीं, रिकरिंग होता है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस नहीं लेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। पर्पस क्या है? जो गोडाउन में स्टॉक रखा है उसका वैल्यूएशन करना। अनलोडिंग ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। फ्रेट ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। सेम गुड्स पर जो एक बार लगेगा उसको नॉन रिकरिंग बोलते हैं। डिटेल में इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी जब हमने ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। तो अगर आपको कोई डाउट है तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हो कि नॉन रिकरिंग कौन से और रिकरिंग कौन सी। तो अनलोडिंग एंड फ्रेट यानी कि 5,000 रुपीज, 13,000 कंसाइनर के और 5,000 कंसाइनी के। ₹13,000 कंसाइनर के एक्सपेंस और इसमें ऐड कर देंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनी। जो बच्चे हैं हमारे 5,000 रुपीज की, 5,000 रुपए की। $1,500 यूनिट्स जब कंसाइनर के पास से चली थी तब थी 3,60,000 रुपीज की। और जब ये यूनिट्स गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच गए, गोडाउन में पहुंच गए, तो जो रास्ते में खर्चा हुआ वो ऐड हो जाएगा, जिससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और ये हो जाएगा 3,78,000 रुपीज। क्लियर? 3,78,000 रुपीज। अब मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ 100 यूनिट्स। जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 100 यूनिट्स, उसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल लेंगे? 3,78,000 रुपीज अगर 1,500 यूनिट्स की है तो इससे 1 यूनिट्स की निकल आएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 100 यूनिट्स से तो 100 यूनिट्स की निकल आएगी। ये बच्चे आ जाएगा 25,200, 25,200। अब ये 25,200 रुपीज आया, ये कंसाइनमेंट स्टॉक की कॉस्ट है। क्लियर? कॉस्ट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन में मैंने कॉस्ट ही ली थी, इसलिए ये इसकी कॉस्ट है। ये इनवॉइस वैल्यू नहीं है, ये कॉस्ट है। एक्चुअली में मुझे इसी कॉस्ट को अपने पास रिकॉर्ड करना है, 25,200 रुपीज को। बट प्रेजेंटेशन के लिए देखो, जब मैंने गुड्स भेजे, जब मैंने यहां से गुड्स सेंड किए तो 240 रुपीज वाले गुड्स में 20% 48 रुपीज की लोडिंग ऐड करके 288 रुपीज के गुड्स बनाकर भेजी। इनवॉइस वैल्यू पर भेजे ना 288 की। और अब जब वहां पर कंसाइनमेंट स्टॉक रखा हुआ है तो मैं यूं कहूं कि ये तो 240 रुपीज के हिसाब से है, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जब मैंने भेजे तो मैंने कहा इनवॉइस वैल्यू पर भेजे हैं 288 रुपीज पे, तो अब ये 240 के कैसे हो गए हैं? तो मुझे यहां पर भी वैसी ही प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी जैसा मैंने इनिशियल में दिखाया था।
इनिशियल में कैसा दिखाया था? इनिशियल में तो सर 288 इनवॉइस वैल्यू पे दिखाए थे, लेकिन बाद में लोडिंग को रिवर्स कर दिया था आपने। बाद में लोडिंग को रिवर्स कर दिया था। 48 रुपीज की जो लोडिंग है उसको रिवर्स कर दिया था। कैसे? ऑपोजिट साइड पे दिखाकर। डेबिट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इनवॉइस वैल्यू 288 रुपीज से, लेकिन क्रेडिट साइड में लोडिंग को रिवर्स किया था। यहां पर भी जब क्लोजिंग स्टॉक की बात है, यहां पर भी मुझे ऐसा ही करना होगा। मुझे प्रेजेंटेशन के लिए पहले इनवॉइस वैल्यू मतलब कि लोडिंग ऐड करके, ये तो बच्चे मेरी कॉस्ट है, मुझे लोडिंग ऐड करके पहले अपनी क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना होगा। क्लोजिंग स्टॉक कहां पर आता है? क्रेडिट साइड पर। तो मुझे पहले क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना होगा और उसके बाद जो लोडिंग है उसको रिवर्स करना होगा। और रिवर्स कैसे हो जाएगा? डेबिट साइड में दिखाकर। ये मेरी कॉस्ट है। अब मैं क्या करूंगा? इसमें ऐड करूंगा लोडिंग। लोडिंग कैसे निकाल लोगे? 100 यूनिट्स आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है और लोडिंग की बात करें तो पर यूनिट पर आपकी लोडिंग है 48 रुपीज। 48 रुपीज पर यूनिट। 100 यूनिट्स बचे हुए हैं तो 4800 रुपीज की लोडिंग है। तो यहां पर भी मेरे को प्रेजेंटेशन वैसी दिखानी पड़ेगी, बट यस नेट अमाउंट कॉस्ट ही आना चाहिए। तो यहां पर भी मैं कैसे करूंगा? 25,200 प्लस 4,800, 30,000 रुपीज। 30,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक में दिखाऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड पर, लेकिन यहां पर तो लोडिंग ऐड होगी और मैंने कहा आपको क्लोजिंग स्टॉक में लोडिंग ऐड नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे? डेबिट साइड में, ऑपोजिट साइड में जो लोडिंग ऐड की है उसको फिर से रिवर्स कर देंगे। सर ये क्या खेल खेल रहे हैं क्या? जब गुड्स बेचते हैं तब भी रिवर्स कर देते हैं, फिर कंसाइनमेंट स्टॉक बचता है, लोडिंग ऐड करते हैं, फिर से रिवर्स कर देते हैं। नेट पे क्यों नहीं दिखा देते? नेट में नहीं दिखाना बच्चे। इनवॉइस वैल्यू का क्वेश्चन है तो डॉक्यूमेंट्स उसी अकॉर्डिंग बनेंगे, इनवॉइस वैल्यू के अकॉर्डिंग बनेंगे। क्लियर? तो प्रेजेंटेशन का यही तरीका है, हमें ऐसे ही दिखाना होगा। ऑल्दो अगर ऐसा नहीं दिखाओगे, नेट पे कर दोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर तो सही आ जाएगा, राइट? अगर मैं क्रेडिट में 30,000 रुपए और डेबिट में 4800 दिखा दूं तो नेट कितना रिकॉर्ड हुआ? 25,200। और अगर मैं ऐसा नहीं करूं, सीधा नेट कॉस्ट पे दिखा दूं अपना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 25,200, आंसर तो तब भी ठीक आएगा, बट यस प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी। इनवॉइस वैल्यू वाले क्वेश्चन में हमें उसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन दिखानी होती है। तो अब आपको क्रेडिट साइड पर कंसाइनमेंट स्टॉक 30,000 लेना है लोडिंग को ऐड करके, लेकिन बाद में लोडिंग को रिवर्स करने के लिए डेबिट में डाल देना है 4800। कैसे डालेंगे अब देखते हैं। कंसाइनमेंट स्टॉक 100 यूनिट्स, यहां पर बच्चे आ जाएगा 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए। लेकिन हमें पता है यहां लोडिंग ऐड है, यहां भी लोडिंग ऐड थी। जब गुड्स भेजे थे लोडिंग ऐड करके और बाद में उसको रिवर्स कर दिया अपोजिट साइड पे। यहां पर भी कंसाइनमेंट स्टॉक पहले लोडिंग ऐड करके दिखाया, तो ये क्रेडिट पे है, इसको रिवर्स कैसे करेंगे? डेबिट पे लाना पड़ेगा। तो डेबिट में लेकर आएंगे। अब डेबिट में क्या लिखेंगे? 4800 रुपीज जो मैंने वहां पे लोडिंग दिखाई है उसको मैं यहां पे लिख दूंगा। और ये क्या है? ये है बच्चे लोडिंग रिवर्स। लोडिंग को रिवर्स किया ऑन स्टॉक, लोडिंग रिवर्स कर दी स्टॉक पे। लेकिन इसका नाम क्या आता है? बात आती है, क्या इसका नाम भी कंसाइनमेंट स्टॉक आता है? नहीं, कंसाइनमेंट स्टॉक तो एक्चुअली हमारा स्टॉक है, लोडिंग नहीं है। लोडिंग के लिए हम क्या करते हैं? लोडिंग के लिए हम अलग वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है स्टॉक रिजर्व।
ये आपको याद रखना है कि जब कंसाइनमेंट स्टॉक की लोडिंग रिवर्स करते हैं तो उसके लिए जो हम लेजर यूज करते हैं वो होता है स्टॉक रिजर्व। ये एक काम और एक्स्ट्रा करना है। अब इनवॉइस वैल्यू वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि एक कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनी के एक्सपेंसेस वैसे ही रिकॉर्ड होंगे, सेल वैसे ही रिकॉर्ड होगी जैसा पहले होती है। कहाँ पर चेंज आ रहा है? जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है तब चेंज आ रहा है, और जब लास्ट में कंसाइनमेंट स्टॉक बचा हुआ है वहां पर कुछ चेंज आ रहा है। क्या क्या चेंज आ रहे हैं? जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है तो उसमें लोडिंग ऐड करके भेज रहे हैं, तो पहले लोडिंग ऐड कर देंगे फिर उसको रिवर्स कर देंगे। क्लियर? ऐसे ही कंसाइनमेंट स्टॉक में जब कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे पहले तो हम कॉस्ट पर ही वैल्यूएशन करेंगे, और वही सही हमारा वैल्यूएशन है, वही करेक्ट वैल्यूएशन है। बट क्योंकि ये इनवॉइस वैल्यू का क्वेश्चन है तो प्रेजेंटेशन के लिए हमें एक बार लोडिंग ऐड करनी है। लोडिंग ऐड करके कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देंगे, और जितनी लोडिंग ऐड की है उतनी ही लोडिंग हम डेबिट में रिवर्स कर देंगे स्टॉक रिजर्व। अगर आप देखोगे तो ये नेट अमाउंट आपका इक्वल हो जाएगा। ये आपका स्टॉक रिजर्व 4800 रुपीज और कंसाइनमेंट स्टॉक 30,000। अल्टीमेटली नेट अमाउंट आपका 25,200 रुपीज ही हो जाएगा जो हमने एक्चुअली में कॉस्ट निकाली थी, ये वाली। क्लियर? तो बात वही है। तो यहां पर बच्चे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं जल्दी से एक बार डेल क्रेडिटर कमीशन और बता देता हूं। नॉर्मल कमीशन 5% हमें दी थी इनवॉइस वैल्यू पे। ऊपर छोटी सी वर्किंग बनाई है मैंने। जब मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ कमीशन तो सबसे पहले जो वर्किंग बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि वो मुझे आगे की कमीशन निकालने में हेल्प करेंगे। उसमें दो चीज़ें लिखी हैं, एक्चुअल सेल कितनी है और इनवॉइस वैल्यू कितनी है। सर ये लिखा क्यों? ये तो हमें मिल जाता क्वेश्चन में से। यहाँ पर लिखने का पर्पस सिर्फ ये था क्योंकि बच्चे क्वांटिटी में गलती कर जाते हैं। एक्चुअल सेल कितनी क्वांटिटी की हुई है? 1400 क्वांटिटी की, तो इनवॉइस वैल्यू भी 1400 क्वांटिटी का ही लेना है। बस ये गलती ना कर दो, इसके लिए मैंने ये छोटी सी वर्किंग बनवाई है। बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है, इनवॉइस वैल्यू पूरे 1500 यूनिट की ले लेता है। ऊपर लेजर में आपने किया होता है, जो इनवॉइस वैल्यू पे गुड्स सेंड किए वो 1500 यूनिट्स हैं, वही वैल्यू उठा के यहाँ लिख देता है, तो यहाँ गलती हो जाती है। कमीशन पर्पस के लिए जितनी यूनिट सेल होती हैं वो चाहिए होती हैं, और कितनी यूनिट सेल हुई है? 1400। तो एक्चुअल सेल 1400 यूनिट्स की, इनवॉइस वैल्यू भी 1400 यूनिट्स की। फिर हम देखेंगे एक्सेस सेल कितनी है। क्लियर? तो मेरे पास यहाँ पर इस वर्किंग से तीन चीज़ें आ जाती हैं। पहली मेरे पास आ जाती है एक्चुअल सेल क्या है, ऑलरेडी ये आपको ऊपर लेजर में भी मिल जाएगी। इनवॉइस वैल्यू क्या है, ये लेजर में नहीं मिलेगी क्योंकि लेजर में तो 1500 यूनिट की मिलेगी, आपको निकालनी है 1400 यूनिट की। मेन यही निकालने के लिए ये वर्किंग नोट बनाया है। और एक्चुअल में से इनवॉइस वैल्यू लेस करके एक्सेस सेल आ जाएगी। कमीशन इन तीनों पर बेस्ड हो सकती है इसीलिए, राइट? जैसे कि डेल क्रेडिटर कमीशन टोटल सेल पे थी, तो टोटल सेल क्या है? 5,07,000 रुपीज, तो 5,07,000 का 2% थी, तो ये होगी डेल क्रेडिटर कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन एक्सेस सेल पर थी। एक्सेस सेल कहाँ है? ये थर्ड पॉइंट जो निकाला हुआ है, 1,03,800 20% थी, तो 1,03,800 का 20% निकाल दिया। लेकिन जो नॉर्मल कमीशन है वो सेल पर नहीं थी, टोटल सेल पर नहीं थी, टोटल सेल पर भी हो सकती है। अगर टोटल सेल पर होती तो नॉर्मल कमीशन भी 5,07,000 पर ही निकालता, लेकिन क्वेश्चन में साफ बता दिया इनवॉइस वैल्यू पर है नॉर्मल कमीशन। तो इनवॉइस वैल्यू क्या है? इनवॉइस वैल्यू ये है, जितनी यूनिट्स बिकी उसकी इनवॉइस वैल्यू, ना कि जितनी यूनिट्स भेजी उसकी इनवॉइस वैल्यू। अगर भेजने वाले यूनिट्स की इनवॉइस वैल्यू निकाल दोगे ना,
फिर आपने कमीशन उस पर भी दे दी जो यूनिट्स बिकी नहीं है, जो गलत हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए ये छोटा सा वर्किंग हमने बनाई है ताकि हमारी कमीशन सही निकल जाए। अभी मैं कमीशंस का आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नॉर्मल कमीशन किस किस पर हो सकती है, ओवरराइडिंग किस पर और डेल क्रेडिट किस पर, कोई भी डाउट्स नहीं रहे। अभी आपको लग रहा होगा सर कोई टोटल सेल पे निकाल रहे हो, कोई इनवॉइस वैल्यू पे निकाल रहे हो, पता नहीं चल रहा क्या क्या कर रहे हो। क्लियर? देखो ओवरराइडिंग कमीशन तो बिल्कुल साफ है, एक्सेस सेल पे निकलती है और कोई ऑप्शन नहीं है, हमेशा एक्सेस सेल पर। डेल क्रेडिटर कमीशन दो ही चीजें हैं, अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोल देगा तो क्रेडिट सेल पर, नहीं बोलेगा तो टोटल सेल पर। ये भी इन दो चीजों पर निकलेगी। बात आती है नॉर्मल कमीशन की। नॉर्मल कमीशन वो अलग अलग चीजों पर दे सकता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये भी आपको दो ही चीजों पर देगा, या तो आपकी टोटल सेल पर होगी या फिर इनवॉइस वैल्यू वाले क्वेश्चन में इनवॉइस वैल्यू पर हो सकती है। जैसा वो क्वेश्चन में बताएगा वैसा ले लेंगे। नॉर्मल कमीशन और डेल क्रेडिटर कमीशन दो चीजों पर हो सकती है। स्पेसिफिकली बता रहा है कि इनवॉइस वैल्यू पर है या क्रेडिट सेल पर है। डेल क्रेडिटर के केस में अगर स्पेसिफिकली बता रहा है कि डेल क्रेडिटर क्रेडिट सेल पर है या स्पेसिफिकली बता रहा है नॉर्मल कमीशन इनवॉइस वैल्यू पे है, तब तो ठीक है। अदरवाइज स्पेसिफिकली नहीं बता रहा तो ये दोनों कमीशन हम टोटल सेल पर ही लेंगे। क्लियर? और एक ही क्वेश्चन में तीनों कमीशन हो सकती हैं, राइट? तो यहां पर मैं अब टोटल कर लेता हूं, अपना कंसाइनमेंट प्रॉफिट निकाल लेता हूं और फिर हम जल्दी से कंसाइनी अकाउंट को भी बना लेते हैं। चलो टोटल कर लेते हैं यहां पे 72,000 प्लस 5,07,000 प्लस 30,000। क्रेडिट साइड का मेरा टोटल आ रहा है 6,09,000। क्रेडिट साइड का अगर मैं डेबिट साइड की बात करूं 4,32,000, 13,000, 19,000, 5,1060 प्लस 4,800, 5,19,860। रफ वर्किंग की मैंने, तो जौन सी भी साइड एक्सीड करती है वही दोनों साइड पे लिख देंगे। 6,09,000 रुपीज और जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। क्रेडिट साइड एक्सीड करती है और डिफरेंस मेरा डेबिट साइड पे आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट है 8,9140। ये बच्चे मेरे पास प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, ये प्रॉफिट हो गया कंसाइनमेंट पर। क्लियर? यही ऑब्जेक्टिव था, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। कंसाइनी के अकाउंट की बात करें तो कंसाइनी के अकाउंट में कोई ज़्यादा चेंज आना नहीं है, बिल्कुल वही का वही आना है। कंसाइनमेंट अकाउंट में जहाँ जहाँ भी कंसाइनी का नाम है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि बाय एमपीएस सेल के लिए है, क्रेडिट में है डेबिट में चला जाएगा। एक्सपेंसेस हैं कंसाइनी के, डेबिट में है क्रेडिट में चले जाएंगे। कमीशन है डेबिट में है क्रेडिट में चली जाएगी। बस कंसाइनी में तो यही होना है, कॉपी पेस्ट। तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स 5,07,000 और उसके बाद बाय कंसाइनमेंट अकाउंट
अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट कर लेगा और अपनी कमीशन डिडक्ट कर लेगा। ये दोनों अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। एक्सपेंसेस 19,000, कमीशन 51,060। राइट, पैसे देने की बात बोली नहीं है कि पैसे रेमिट कर दिए, तो इसका मतलब जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। $5,07,000 माइनस 19,000 माइनस 51,060, 436,940। ये बच्चे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लियर? तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये कंसाइनी अकाउंट है और यहां पर ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट है। थोड़ा छोटा करके मैं आपको दिखा देता हूं, आपको दोनों अकाउंट दिख जाए। क्लियर? ये दोनों अकाउंट अब आपकी स्क्रीन पर है। कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट, दोनों अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, दोनों कंसाइनर की बुक्स में। वर्किंग नोट की बात की जाए तो ये नीचे आपके वर्किंग नोट है, एक कमीशन का और एक आपका क्लोजिंग स्टॉक का। ये दो वर्किंग नोट बनने थे, ये दोनों वर्किंग नोट बना दिए। तो ये क्वेश्चन इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और यहां पर हमने ओवरराइडिंग कमीशन की बात भी कर ली है। तो जल्दी से मैं आपको इसका एक बार थोड़ा से नोट्स दिखा देता हूं। ये बच्चे कमीशन के बारे में एक बार देख लेते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं। कमीशन टोटल हमने 3 टाइप्स की कमीशन देखी है। सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे हमने बात की थी नॉर्मल कमीशन की। नॉर्मल कमीशन में हमने इनिशियली जब देखा था तो हमने टोटल सेल पर देखा था कि टोटल सेल पर नॉर्मल कमीशन है, लेकिन अभी इनवॉइस वैल्यू वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि ये नॉर्मल कमीशन इनवॉइस वैल्यू पर भी दी हुई थी। क्लियर? तो ये नॉर्मल कमीशन किस पर होती है? कमीशन परसेंटेज जनरली ऑन सेल्स वैल्यू या फिर ऑन इनवॉइस वैल्यू, इन दो चीजों पर होती है। क्लियर? उसके बाद हमने डेल क्रेडिटर कमीशन की थी। डेल क्रेडिटर कमीशन बैड डेट्स के लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, वेयर कंसाइनी एग्रीड टू बियर द रिस्क ऑफ बैड डेट्स, जहां पे कंसाइनी एग्री करता है मैं बैड डेट्स का रिस्क बियर करने को रेडी हूं। ये किस पर होती है? कमीशन परसेंटेज ऑन टोटल सेल या फिर क्रेडिट सेल, इन दोनों में से एक पर होगी। और क्रेडिट सेल पर कब हो सकती है? जब स्पेसिफिकली मेंशन हो। ऐसे ही नॉर्मल कमीशन भी इनवॉइस वैल्यू पर कब हो सकती है? जब स्पेसिफिकली मेंशन हो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, बस परसेंटेज दे दी कमीशन की, तो इसका मतलब वो टोटल सेल्स पर है। क्लियर? और मैंने नीचे आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख दिया, इट इज ओवर एंड अबाउट नॉर्मल कमीशन। ऐसा मत सोचना कि डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रही है तो नॉर्मल कमीशन नहीं मिलेगी, एक ही कमीशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। दोनों का पर्पस अलग अलग है। तो इट इज ओवर एंड अबाउट नॉर्मल कमीशन। उसके बाद आज हमने एक कमीशन और भी देखी है जिसका नाम है ओवर राइडिंग कमीशन। ये इनवॉइस वैल्यू वाले क्वेश्चन में ही मिलेगी। तो ये किस पर हो सकती है? कमीशन परसेंटेज ऑन सेल्स वैल्यू माइनस इनवॉइस वैल्यू। ये हमेशा एक ही चीज पर होगी, एक्सेस सेल पर। सेल्स वैल्यू माइनस इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू जो कंसाइनर ने कंसाइनी को लोडिंग ऐड करके बताया, एक तरह का मिनिमम प्राइस था कंसाइनी के लिए कि आपको मिनिमम इतने रुपए में बेचना है। बट अगर आपने यादा में बेच दिया तो सेल वैल्यू यादा होगी, इनवॉइस वैल्यू कम होगी। तो जो डिफरेंस है, जितने यादा में आपने सेल की
वो आपकी एक्सेस सेल है, एक तरह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स है, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट्स है। तो मेनली इन केस व्हेन नॉर्मल कमीशन इन ऑन इनवॉइस प्राइस, जब नॉर्मल कमीशन इनवॉइस प्राइस पर है, इनवॉइस वैल्यू पे है, तब तो ओवरराइडिंग कमीशन होगी ही होगी, 100% होगी। बट ऐसा नहीं है सिर्फ कि इनवॉइस वैल्यू पर नॉर्मल कमीशन है तभी ओवरराइडिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर नॉर्मल कमीशन इनवॉइस वैल्यू पे है तो ओवरराइडिंग कमीशन 100% होगी। लेकिन जब नॉर्मल कमीशन टोटल सेल्स पर है तो ओवरराइडिंग कमीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। इट डिपेंड्स, कंसाइनर देना चाह रहा है एनकरेज करने के लिए तो दे दो, क्या प्रॉब्लम है। आपको क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा, पता चल जाएगा। क्लियर? तो इट इज ओवर एंड अबाउ नॉर्मल कमीशन। तो ओवरराइडिंग कमीशन भी नॉर्मल कमीशन के ओवर एंड अबाउ है, इन एडिशन टू नॉर्मल कमीशन है। तो इसका मतलब ये तीनों कमीशन हो सकती है। तो ये 3 तरह की कमीशन ही है इस चैप्टर के अंदर, जो तीनों तरह की कमीशंस हम पढ़ चुके हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम देख चुके हैं, राइट। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपके कुछ डाउट्स हैं तो मेरे से डिस्कस कर लो।